कि देखे एक चीज दिखाऊं, 2 कदम चले छन छन, फिर बोले एक और चीज दिखाऊं, भागे छन 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 छन। इतने में फिर दोबारा एकदम से सनी के पास कॉल आता है उस फीमेल ऑनर का, और वो बोलती है कि तू ठीक करेगा, तुझे लगता है तू निकाल पाएगा। उसे उठने की कोशिश करे, मुंह पे हाथ रखा उस एंटिटी ने, उसके पास अब मत चाहिए, मुझसे छेड़खानी करी, मुझे निकालने की कोशिश कर रहे, मुझे जगाया, और वो चिल्ला रही है बुरी तरीके से कि बेटा घर आ जाओ, बेटा घर आ जाओ। इसने क्या करा, अपनी माँ की गुद्दी पकड़ी, दीवार पर लगाया, उठा दी 2 इंच ऊपर। सनी फूट फूट के रोया कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, वो मुझे ले जाएगा। निधि का मुंह हो गया लाल, आंखें हो गई काली, और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं अपने जिनों को भोग दे रहा हूँ, इसे निकाल के ले जाओ। माता, माता मुझे मत मार, माता मुझे मत मार। पर सालो तुमने बचाया ना, कभी ना कभी तो आओगे वहां पर, तब तुम्हें देखूंगी। ये बोलकर उसने पता क्या बोला, मैं ही तो पीट रहा था इसे। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं द चेजिंग शैडो शो में। यह आज हमारा पहला पॉडकास्ट है, या यूं बोलो कि मेरी एक शुरुआत है कि मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ लाया जाए। आप लोग हमेशा मेरे पॉडकास्ट जहाँ पे मैं देख आया अक्षय भाई के चैनल पे, वहाँ आपने कमेंट करा कि आपकी नरेशंस बहुत अच्छी हैं, आप कुछ ऐसा ट्राई करें। तब मेरे दिमाग में आया था, बट मेरे को असली में जो मोटिवेट करा जिस इंसान ने, उससे बहुत जल्दी आपको रूबरू करवाते हैं। एक ऐसा पॉडकास्ट लाने की कोशिश करी कि जिसके अंदर ऐसे कुछ क्रिएटर्स लाएं, कुछ ऐसे अनुभवी लोग लाएं कि जिनकी बताई हुई कहानियाँ या फिर सच्चे इंसिडेंटों से आपको ये सीखने को मिले कि क्या जीवन में आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो गलतियाँ आपके जीवन के लिए ऐसी बन सकती हैं कि शायद जो भूले न भुलाया जाए, या यूं बोले कि जीवन तबाह कर देने वाली। अब बात करते हैं आज के हमारे खास गेस्ट पे। इसे मैं गेस्ट बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। इस फील्ड में लाने वाले मुझे मेंटोर हैं, और हॉरर फील्ड के अपने में एक लेजेंड, द अक्षय वशिष्ठ। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ आर्यन, आप कैसे हुए? बहुत बढ़िया हूँ भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले थैंक यू, क्या आपने मुझे इतना मोटिवेट करा कि मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, और सोचने में इतनी मेहनत कर पाए कि आज यहाँ पर हम बैठे हैं। देखो भाई, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि कुछ अपनी एक हुनर होती है चीज़ों को लेके। जैसे आपका इंटरेस्ट है हॉरर से रिलेटेड, आपने हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मोटिवेशन आपने उस चीज़ को अडेप्ट किया या फिर उस चीज़ ने आपको अडेप्ट किया, कि पैरानॉर्मल जो चीज़ें होती है उनको शायद आप नहीं चूज़ करते, वो चीज़ें आपको चूज़ करती हैं। हम्म। और आज हम यहाँ पर आए हैं तो एक खुश नसीबी ही समझेंगे इसे, कि आपने इनवाइट किया और एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और उस चीज़ में हम पार्ट बनने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास जितने भी रियल इंसिडेंट आए हैं जो हम ऑडियंस के सुनाते हैं, हम्म। आज मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ। हम्म। जनता जो चीज़ें भेजती हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी बताती हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो गया या गड़ाधन सरकटे हम्म। चीज़ें जो होती हैं, वही चीज़ें आपके सामने में लेके आया हूँ। और कुछ ऐसे इंसिडेंट जो शायद कहीं और मैंने डिस्कस ही नहीं किया, हम्म। अपने चैनल पे भी नहीं बताया। जैसे कि जनता की कहीं ना कहीं ये राय होती है कि भाई कुछ ऐसा बताओ जो रिपीटेबल कंटेंट ना हो, हम्म। तो आर्यन के पॉडकास्ट में आज वो चीज़ मैं लेके आया हूँ। थैंक यू भाई उसके लिए। तो भाई सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं बिल्कुल। कि चेजिंग शैडो शो के बारे में आपका क्या कहना है? कि जैसा मैंने आपके सामने, सबके सामने, जनता के सामने बोला कि मैंने कोशिश ऐसे करी है कि क्रिएटर्स तो आते हैं, बट कुछ ऐसे अनुभवी लोग जैसे कोई साइकिक मीडियम्स हो गए, ठीक है, कुछ ओझा या उतारा करने वाले मौलवी, ऐसे लोग भी यहाँ पर एज ए गेस्ट मैं लाऊंगा, ताकि लोगों को ये तो सबको पता चलता है कि भाई ये एक काली दुनिया है, और उससे बचाव कैसे होगा वो भी कुछ वो बताएंगे। बट आपको यहाँ पर आके सेट देख के कुछ ऐसा, जैसे मैंने आपका ऑफ कैमरा भी आपसे डिस्कस करा है शो के बारे में, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि कैसी शुरुआत है मेरी? देखो भाई, मैं यही कहूँगा अभी भी कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा सेटअप है, हम्म। चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल के बारे में, डार्क स्टोरीज़ के बारे में, रियल इंसिडेंट के बारे में, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल के बारे में या फिर गो स्टोरीज़ के बारे में या फिर स्टोरी टेलिंग के बारे में, तो हमें ये पता चलता है कि जिन जिन्नात, भूत प्रेत, आत्माएं हमारे बीच में रहती हैं। बिल्कुल। एक अलग डायमेंशन है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इर्द गिर्द हमारे हमेशा वो रहती हैं। अगर बात करें अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में, जैसे निशी डाक में भी शायद आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी होंगी, हम्म। जैसे कि कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया। हम्म। कहीं ना कहीं आज भी इनकी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें यूज़ किया जा रहा है। हम्म। ये वो आत्माएं हैं, ये वो एंटिटीज़ हैं जो कुछ कुदरत की बनाई हुई है, कुछ भगवान अल्लाह की बनाई हुई है, हम्म। और वो हमारे इर्द गिर्द रहती है और चीज़ें सुन पाती हैं।
जैसे अक्सर हमारे रियल इंसिडेंट में जब मैं डायन के बारे में बात करता हूँ, हम्म तो डायन एक एंटिटी है जो अपने काले जादू की वजह से जानी जाती है, रिचुअल्स की वजह से जानी जाती है, बलियों के बारे में जानी जाती है, और फिर पता चलता है कि अपनों की बलि देकर ही एक डायन डायन बनती है। हम्म पॉडकास्ट का सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन आज जनता को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आज आपको बताऊं जो एक आम इंसान करता है गलती, और फिर उससे ये सीख लेता है कि किसी के साथ ये ना हो। हमेशा ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि भाई हम कैसे बिलीव करें ये चीज़ें होती है नहीं हम्म होती है। मैं आपको हमेशा यही जवाब देता हूँ कि इन सब चीज़ों पे वो बिलीव कर पाता है जो ये चीज़ें अपने साथ रिलेट कर पाता है, हम्म। या जिनके साथ हुई है। फिर अगर आप अनुमति देते हैं तो आज का रियल इंसिडेंट पहले वाला हम शुरू करते बिल्कुल भाई, मैं तो खुद बेताब हूँ, जल्दी सुनाए आप। हैं। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, जैसे मज़दूरों के बारे में, जो अपने मज़दूर भाई लोग होते हैं, हम्म या जो फर्नीचर से रिलेटेड घरों में जाके काम करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है, ओला कैब ड्राइवर्स हैं, हम्म और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आए दिन किसी न किसी लोकेशन पे जाते हैं जो उनके लिए बहुत नई होती है, अननोन होती है, और फिर वहाँ पर अक्सर उनको लंबे लंबे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक ड्राइवर भाई के बारे में बताऊँ, तो वो एक लोकेशन पे जाता है, उसे हमने अगर आवरली रेंट किया है, हम्म तो वो उस जगह पर जाएगा, रुकेगा भी। हम्म फर्नीचर वाले की अगर मैं बात करता हूँ, अपने भाइयों की जो कारपेंटरिंग का काम करते हैं, पेंटर्स का काम करते हैं, तो उन्हें भी अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता है। बिल्कुल। आम दिनचर्या इंसानों की ऐसी रहती है कि एक बंदा अगर ऑफिस में काम करता है तो वो उसका दूसरा घर होता है, कि उसे अपने 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे ऑफिस में देने पड़ते हैं। तो आज का रियल इंसिडेंट पहला हमारा इसी चीज़ पे आधारित है, जहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हम्म उनका नाम है समीर आलम, और उन्होंने अपनी ये रिकॉर्डिंग शेयर की, और एक एक चीज़ मेरे को उन्होंने बताई। उन्होंने ये बताया कि भाई हमारा जो काम था, और वो फर्नीचर का है, हम्म तो बिहार और अपने नेपाल के बॉर्डर पे हम्म वो रहते हैं। उनके बहुत ही अच्छे एक मित्र है जिनका नाम है सनी, हम्म और इन दोनों की ये दास्ता है, दास्ता 2024 में हुई है। हम्म और 2024 में इन्होंने बताया कि भाई मेरा घर जो है नेपाल बॉर्डर पे लगता है, तो मेरा जो नंबर है वो अपना व्हाट्सअप का ही है, मेरे पास जो बाइक है वो भी अपनी नेपाल की है, नंबर भी अपना नेपाल का ही है। तो सनी के साथ जब ये काम करते हैं राजस्थान के, यहाँ पर इन्होंने एक जगह ले रखी है जहाँ पर इनका पूरा कारखाना है, और कारखाने के जो ऑनर है उनके ट्रक्स चलते हैं। तो जो ऑनर है वो ज़्यादातर कारखाने में नहीं रहा करते थे, बाहर रहा करते थे, तो पूरा कारखाना यही संभालते हैं। हम्म इनकी उम्र लगभग 21 से 23 साल की उम्र के बीच में दोनों की रही है, समीर और सनी की। हम्म तो दोनों के घर में काफ़ी अच्छी बातचीत है, और आना जाना लगा रहता है। अब समीर जो है वो मुस्लिम है, और जो सनी है वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम्म तो समीर के घर में तो इस चीज़ के बारे में पता ही था हम्म कि हमेशा से जिन जिन्नातों के बारे में बात होती है, या फिर एंटिटीज़ के बारे में बात होती है, मौलवी मौलाना के बारे में बात होती है। तो ये बात है जब रमज़ान का टाइम था, हम्म उस टाइम पर इनके पास एक काम आता है, एक फीमेल कॉल करती है इनके नंबर पे, और कारखाने के नंबर पे फ़ोन आता है, तो ऑनर से उनकी बात हुई होगी, जो बोर्ड के बाहर नंबर लिखे होते हैं। हम्म तो वहां पर जो औरत थी उसने बताया कि मेरा ऐसे ऐसे गांव में एक घर है, गांव का नाम लेने के लिए सख्त मना करा गया है, क्योंकि वहां पर उस चीज़ के बारे में काफ़ी बातें फैली हुई हैं। तो बताया जाता है कि बोर्ड से नंबर निकाला जाता है, और बताया जाता है कि ऐसे मेरी 3 मंजिल की एक बिल्डिंग है, और उसमें जो है आपको जाके थर्ड फ्लोर पे काम करना है। तो समीर और सनी की आपस में बात होती है, तो उस टाइम रमज़ान का टाइम चल रहा था, तो समीर ने बताया कि अक्षय भाई 4 बजे से पहले हमें खाना खाना होता है। हम्म उसके बाद नॉर्मल दिनों में तो हम अपने ऑफिस जो कारखाना था वहाँ 9:30 10 बजे पहुँचते थे, लेकिन आज हम जल्दी पहुँचे हुए थे। हम्म सनी से भी बात हुई थी, और सुबह 6:30 बजे ये लोग निकलते हैं, हम्म और उस लोकेशन पे पहुँचते हैं। उस लोकेशन पे जब ये पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक घर है जो बहुत ही वीराने में है। हम्म आसपास ना तो कोई टपरी की दुकान है, ना ही कोई पानी पीने की दुकान है, या फिर कुछ भी ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर आपको नॉर्मली चिप्स चाय कुछ भी मिल जाए। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जब ये घर में घुसते हैं तो देखते हैं सबसे पहली अजीब सी चीज़ कि ताला नहीं लगा हुआ है। अब ये ऑनर को फ़ोन करते हैं, तो ऑनर से पूछते हैं कि मैम ये घर खुला हुआ है। तो वो बताती है कि एक काम करो आप ना एक बार सामने ही कहीं पर एक आदमी बैठा होगा जिसने नीली शॉल ले रखी होगी, आप उसको ले आओ। तो वो घर का कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ पर क्या करना है वो आपको समझा देगा। हम्म नॉर्मली ये अपने घर से कारखाने तक साइकिल पे आते थे, और वहाँ पर एक बाइक दे रखी थी जो इनके कारखाने के ऑनर थे, तो ये बाइक पे वहाँ पहुंचे। फिर इन्होंने घर से बाइक उठाई और उस नीले शॉल वाले इंसान को ढूंढा, वहां तक हम्म पहुंचे। वो जो इंसान था दिखने में बड़ा ही अजीब था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, उसने चारों तरफ अपने शॉल लपेट रखी थी, और वो भी बड़ी अजीब निगाहों से इन्हें देख रहा था। हम्म और बड़ी किस्मत की एक अजीब सी बात है कि जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं, तो समीर ने बताया कि अक्षय भाई मुझे बड़े अजीब से इंटेंशन आ रहे थे कि बड़े डार्क सा माहौल है। हम्म अब जब आप सुबह पहुंचते हो तो थोड़ा हल्का सर्दी का टाइम था, तो उस टाइम पर थोड़ी ओस भी पड़ती है, चीज़ें भी उस तरीके से थी।
ये उस नीले शॉल वाले आदमी के पीछे पीछे चलते हैं बाइक लेके धीरे धीरे। उस इंसान ने इनके साथ बाइक पे बैठने से मना कर दिया। ये एक नई नई चीज़ थी जो समीर ने बताया कि भाई पता नहीं, वो इंसान बड़ा अजीब सा ही था। ये उस घर के पास पहुंचते और धीरे धीरे जब ये चलना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो इंसान था उसने बोला कि देखो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, एक बार समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। हम्म, अब इनके दिमाग में ये था कि वो इंसान इन्हें लेके जाएगा घर के अंदर और एक एक नक्शा बताएगा। उस इंसान ने बाहर खड़े होकर बता दिया कि यहाँ से आप ऊपर जाओगे, तीसरी मंजिल पर जाओगे, तो तीसरी मंजिल की छत जो है वहां पर आपको सारा आपका काम का सामान मिल जाएगा, लकड़ी वगैरह सब कुछ वहीं रखी हुई है। हम्म, इस तरीके से नक्शा है, वहां पर ये है, हॉल है, इधर काम कर लेना, उधर काम कर लेना। तो समीर ने बोला कि आप तो ऊपर चलने वाले थे हमारे साथ। उस इंसान ने बोला कि देखो मेरे को अनुमति नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको चीजें समझा दी जाए हम्म, और अब आप जाके देख लो। वो आदमी भी इनके साथ ऊपर नहीं गया। हम्म, ये लोग सामने से घर का पूरा दृश्य बताते हैं। समीर ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं उस घर को देखता हूँ तो सामने वो जो घर था बहुत ही नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ ही सालों पहले या कुछ ही महीनों पहले इसे बनाया गया। ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं और फिर जब अंदर जाते हैं तो अंदर की लोकेशन बताइए अक्षय भाई, अंदर से वो घर बहुत पुराना था। हम्म, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से उसकी मरम्मत सी कर रखी है। जब ये लोग अंदर जाते हैं, तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और फिर छत पे जाते हैं तो इनको बड़ा अचंभा होता है। हम्म, छत पे जाके ये देखते हैं कि हम जो सामान लेके आए हैं उससे ज्यादा काम का सामान यहाँ पर ऑलरेडी है। मतलब मशीन्स वहां पे थी, हम्म, इक्विपमेंट्स वहां रखे हुए थे, पेच वगैरह जो भी चीजें इन्हें चाहिए थी। इन्होंने फिर ऑनर को कॉल किया कि मैम हमारा जितना सामान था फिर हम कहाँ रखें, आपने पहले ही सारा सामान मंगवा रखा है। तो ऑनर जो थी फीमेल थी, उसने यही बोला कि आप एक काम करो, जितना सामान आप यूज़ करो बाकी सामान आप यहीं छोड़ देना, इस घर में शाम को ताला लग जाएगा तो आपको सामान ले जाने की दिक्कत नहीं है। बार बार दिमाग में ये आता है कि सामान का क्या होगा, सामान का क्या होगा, बोलते ठीक है। तीसरी मंजिल पर जब ये आते तो देखते कि पूरा नक्शा तैयार करा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आधा काम हो रखा है और आधा काम छूटा हुआ है। अब इनके दिमाग में ये चीज भी आती कि चलो कुछ तो काम हो रखा है तो हमारा कुछ काम तो हम्म, बच गया। ये काम करना स्टार्ट करते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो समीर है उनको तो पता है कि रमजान का टाइम चल रहा था, मुझे तो खाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ये लोग 7:30-8 बजे आए हैं तो 9:30-10 बजे जो सनी थे उनको प्यास लगती है पानी की। हम्म, वो समीर से बोलते हैं कि भाई मुझे पानी पीना है। तो अब समीर के दिमाग में चल रहा होता है यार कि इसके जगह के कम से कम 3-4 किलोमीटर तो ना ही कोई दुकान दिखी, हम्म, ना टपरी की, ना किसी चीज की। तो वो बोलते हैं काम कर सनी, तू जा और पानी लेके आ जा। सनी उतरते हैं, पानी लेके आ जाते हैं, पानी पीते हैं और काम दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। इनका प्लान था कि 3:30-4 बजे तक ये लोग इस घर को छोड़ के निकल जाएंगे। जैसे ही 2-2:30 बजते हैं, अब एकदम से सनी बोलता है यार मुझे भूख लग रही है। अब समीर के लिए बड़ी अजीब सी चीज थी कि यार हम जिस घर में भी जाते हैं, कोई भी औरत हो आदमी हो, वो हमारे लिए खाने का कुछ तो सामान भेजते हैं, चाहे वो चाय भेजें, चाहे वो कुछ पकोड़े भेजें, ब्रेड पकोड़े भेजें। इतनी ही देर में क्या होता है, जैसे समीर ने इस बारे में सनी से बात की ना, अचानक से समीर के पास कॉल आता है। सॉरी, समीर के पास नहीं, सनी के पास कॉल आता है, क्योंकि सनी के पास फोन था। क्योंकि समीर के पास जो फोन था वो नेपाली नंबर था, जो हम्म, नेपाल का था, जैसे कि मैंने पहले बताया। सनी थोड़ा सा हैरान होता है कि यार मेरे पास इस टाइम पे जैसे ही हम खाने के बारे में बात करें ऑनर का फोन आ गया। जो फीमेल ऑनर थी वो बोलती है कि बेटा एक काम करो, नीचे ने एक लड़की आई होगी तुम्हारे लिए नाश्ता खाना लेके, हम्म, तो तुम जाओ और उससे खाना ले लो। अब ये दूसरे एक दूसरे को अचंभे से देख रहे हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम अभी ही बात कर रहे हैं और अचानक से एकदम से फोन आ गया। हम्म, तो ये आपस में डिस्कस करते हैं, फिर बोलते हैं चल यार एक बार नीचे चल के देखते हैं खाना कौन लेके आया। नीचे उतरना शुरू करते हैं सीढ़ियों पे, तो अचानक से ना इनकी नजर अड़ जाती है एकदम से। वो जो लड़की आई थी खाना लेके, उसकी उम्र रही होगी मुश्किल से 18-19 साल। हम्म, और समीर ने बताया कि अक्षय भाई लाजवाब की सुंदर वो लड़की, उसका इतना सुंदर रंग, हमारी नज़र उस पर टिक गई। हम्म, लेकिन समीर इन सब चीज़ों के बारे में थॉट्स नहीं ले हम्म, सकता था, रमज़ान का टाइम हम्म, था। तो फिर वो चलते हैं और उससे खाना लेते हैं, तो उसको भी बोलते हैं कि आप खाना दे के जाओगे, रुकोगे, ये सारे टिफिन्स वगैरह वापस लेके जाने। हम्म, तो उस लड़की ने उस इतना बोला कि आप खा लीजिए, मैं नीचे ही वेट कर रही हूँ। तो इन्होंने बोला आप ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ हम्म, जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी पे कहीं तो बैठ जाओ। उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि कोई नहीं, आप लोग खाना खा लो और मैं वेट कर रही हूँ। हम्म, अभी लोग ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पर ऑब्वियसली समीर तो नहीं ही खा सकते। हम्म, सनी ने खाना खाया, सनी ने थोड़ा बहुत छोड़ दिया। इतने में फिर दोबारा एकदम से सनी के पास कॉल आता है उस फीमेल ओनर का, और वो बोलती है कि बेटा आप में से एक ही जना खाना खा रहा है। अब ये चीज सुन के इनको थोड़ा सा अचंबा आता है कि यार ये भी चीज कैसे पता चली। तो इन्हें लगा कि शायद लड़की आई होगी और कहीं से देखकर वो चली गई होगी, तो उसने फोन पर बता दिया होगा। तो समीर खिड़की की तरफ जाते और नीचे देखते कि लड़की बस यू करके खड़ी है, और वो जिस पोजीशन में उस लड़की को छोड़ के आए थे वो उसी पोजीशन में खड़ी है।
वो अपनी पोजीशन से हिली भी नहीं है। हम्म, अब इनको अचंभा लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर ये सोचते हैं कि ठीक है यार हमारा वहम होगा, लेकिन समीर के बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चीजें चल रही थी कि यार कैसे हो रहा है सब कुछ, मतलब जो जो हम सोच रहे हैं वो कैसे चीजें पॉसिबल हो पा रही है। ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, उस लड़की को टिफिन वगैरह दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कल भी आओगे, तो वो बताती है हाँ मैं कल भी आऊंगी। और फिर उसे जो समीर है वो बोलते हैं कि आप एक काम करना, कल से एक ही जने का खाना लेके आना। हम्म, वो लड़की भी अचानक से बोलती है कि हाँ मुझे पता है आप रमजान से चल रहे हो। हम्म, अब इनके लिए फिर अचंभे वाली बात होती है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भी गूजबम्स वाला सीन हो रहा है। तो उस लड़की ने बोला हाँ मुझे पता है आप रोजे से चल रहे हो, रमजान से चल रहे हो, मैं ले आऊंगी। अब ये दोनों वापस आते हैं। अब दोबारा फिर यही सोच रहे होते हैं कि भाई हम यहाँ पर आए हैं, जो भी हम कर रहे हैं किसी को बता नहीं रहे हैं, और सब सारी कुछ डिटेल्स अपने सब पहुंचती हैं। वो अपने आप ही सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ये दोनों काम करते हैं, 4:30-5 बजे वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। नॉर्मली साइट पे ये लोग 8-9 बजे तक काम करते थे, जब ये आते थे 10-11 बजे, 9:30 बजे। लेकिन आज ये 7:30-8 बजे आए थे, तो रमज़ान के टाइम की वजह से ये लोग जल्दी निकले। हम्म, जब ये वहां से कारखाने आते हैं, तब अचानक से समीर को याद आता है कि यार हमने गेट पे ताला नहीं लगाया। हम्म, तो ऑनर को फ़ोन मिलाते हैं कि मैम हमारा सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना। फिर सामने से वो औरत बोलती है अच्छा अच्छा ताला नहीं लगाया आपने। ये फिर दोबारा एकदम से हैरान होते कि हमने फ़ोन तो यही बताने के लिए किया था। हम्म, तो ये बोले मैम आपको कैसे पता। तो वो बोलती है बेटा यहाँ पे जितने भी आते हैं ना लोग, वो यही काम करते हैं, जल्दीबाजी में निकलते हैं और ताला लगाना छोड़ देते हैं, पर कोई नहीं मैं ताला लगा दूंगी, आप लोग चले रहो। हम्म, अब इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि हम तो आ गए 5 किलोमीटर तक, हमने किसी को देखा नहीं, ना इंसान की जात ना कुछ, तो ताला लगाने आएगा कौन। हम्म, लेकिन जैसे होता है यार छोड़ना, हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। ये लोग अपने बाइक पे आते हैं, अपन अपने घर चले जाते हैं। घर पे आके समीर इसी बारे में सोच रहे होते हैं, सोचते हैं अपनी मम्मी से डिस्कस करूं। अच्छा इन सब चीज़ों में मैं सनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सनी के घर में 4 लोग हैं। हम्म, खुद सनी, उनकी छोटी बहन, उनकी मम्मी और पापा जो हैदराबाद में काम कर रहे ग्रोसरी स्टोर में। हम्म, और यहाँ पर समीर की फैमिली में समीर के छोटे भाई, उनकी मम्मी, उनके पापा। हम्म, पापा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, चीज़ों को लेके काफ़ी मानते हैं, मम्मी को इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। हम्म, तो समीर उस टाइम पे सोचते हैं कि मैं क्या अपनी मम्मी से इस बारे में डिस्कस करूं। फिर समीर को लगता है कि यार आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है, तो इस बारे में मम्मी को क्या ही बताऊं। ठीक है। अगले दिन ये फिर लोकेशन पर पहुंचते हैं। आज थोड़ा जल्दी पहुंचे थे, सुबह 7:30-8 बजे। वहां पे जाके ये लोग देखते हैं कि ताला लगा ही नहीं है। मतलब जब फीमेल ने कहा था कि मैं ताला लगा दूंगी, वो ताला लगा ही नहीं है। समीर को लगा कि मे भी शायद हमारे आने से पहले वो जो ब्लू शॉल वाला आदमी था वो खोल के चला गया हो, इन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही 1:30-2 बजते हैं, वो जो लड़की थी वो वहां पर आ जाती है। वो बेल बजाती है, ये लोग नीचे आते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि ठीक है खाना वगैरह आ रखा है। और पता था कि आज सिर्फ सनी खाने वाला है, वही खाना खाएगा। खाना लेके आते हैं, खाना खाते हैं। सनी ने खाना खाया, हम्म, अप्रोक्सीमेटली 3 बजे होंगे। और सनी अचानक से बोलता है कि यार आज ना खाना बहुत ज़्यादा आगे हो गया, मुझे नींद आ रही है। तो समीर बोलता है ठीक है, कभी कभार हो जाता है। लेकिन समीर ने एक चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय भाई, हमारे ऑनर्स हमें जानते हैं हमारे काम की वजह से। हम्म, हमारे ऊपर पूरा कारखाना छोड़ रखा है, क्योंकि हम काम से कभी भी मजाक नहीं करते। हम्म, सनी ने ये चीज़ बोली कि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं नींद ले लेता हूँ भाई। हम्म, सम तो समीर ने बोला ठीक है। तो समीर ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे जो कारखाने के ऑनर है ना, वो हमें इसी वजह से जानते हैं क्योंकि हम काम से खिलवाड़ नहीं करते। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोकेशन पे, और सनी ने मेरे को बोला है कि मेरे को नींद आ रही है, फिर भी समीर ने दिमाग नहीं लगाया। समीर बोले ठीक है तो थोड़ा सा आराम कर ले। तो वहाँ पे जो प्लाई होती है, प्लाई को बिछा के सनी लेटा। और समीर बस वक्त की तरफ देख रहा है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए। समीर काम कर रहा है, मशीन्स चल रही है, ड्रिल चल रही है, हथौड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन सनी ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश है या फिर जिंदा लाश है। समीर जाता है सनी के पास और बोलता है कि भाई 6 बज गए, अब तो चलने का ही टाइम हो गया, तेरे को हुआ क्या है। सनी उठता है, इधर उधर देखता, बोलता है भाई यार पता नहीं आज खाना मैंने खाया, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई, मुझे मेरी तबीयत सी सही नहीं लग रही है। हम्म, ठीक है। ये लोग वहां से उठते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर अगले दिन आते हैं। तीसरे दिन भी इसी तरीके से काम करते हैं, चौथे दिन भी इसी तरीके से काम करते हैं, 5वें दिन भी इसी तरीके से काम करते हैं। इनमें जो सबसे अजीब चीज़ देखने वाली थी कि ना तो गेट पे कभी ताला दिखा हम्म, और ना गेट पे कभी ताला लगा। हम्म, और जो सबसे अलग चीज़ थी कि जब भी ये ऑनर को फ़ोन करते थे ये बताने के लिए कि इस चीज़ की कमी है, उससे पहले ऑनर का कॉल आ जाता था। हम्म,
कि बेटा वो वाली मशीन वहाँ रखी है, वो वाली मशीन वहाँ रखी है, वो वाले स्क्रू वहाँ रखे हुए हैं, और उस कट्टे में इतना सामान है, भूसा उस वाले कट्टे में रख देना, जो भी कारपेंटरी आप कर रहे हो, फर्नीचर का जो भी सामान है उसे इस दिशा में रख देना, वहाँ रख देना, वहाँ रख देना। समीर को लगा यार कि शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है। दिमाग में चीज़ों को ना हावी करते हुए ये लोग काम कर रहे थे। 5 दिन बीत गए थे और ईद आने वाली थी। इस टाइम पर समीर जो थे छठे दिन सीधा सनी को फ़ोन करते हैं और भाई बोलते हैं उसे कि भाई काम पे जाना है। सनी बोलते हैं कि हाँ मैं बस अभी उठाऊँ और रेडी होता हूँ, फिर हम चलते हैं। तो काफ़ी देर तक समीर ने सनी का वेट किया। 10 बज गए। उसके बाद जब सनी को फ़ोन मिलाया गया तो सनी की मम्मी ने फ़ोन उठाया। समीर ने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे काम पे जाना है, और सनी फ़ोन पिक नहीं कर रहा, 3-4 मिस कॉल में दे चुका हूँ। तो वहां से जो सनी की मम्मी थी वो काफी अलग एक व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा टेंशन में कि बेटा एक बार फटाफट आ जाओ, सनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, हम्म। पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह तक तो ये उठा तैयार हुआ, फिर अचानक से इसने बेड पकड़ लिया। समीर सीधा पहुंचता है सनी के घर पे। वहां पर जाके देखते हैं कि सनी इस तरीके से तपने लग रहा है जैसा पता नहीं उसे पता नहीं सेक दिया तंदूर में, क्या करा उसके साथ। तो ये सबसे पहले तो सनी को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, वहां से दवाई लेके आते हैं। वो दवाई नहीं लगी। शाम तक कोई बीमार नहीं, मतलब कोई भी इलाज नहीं हुआ उसका, कोई भी बीमार नहीं उतरी। सब वैसे ही टेम्परेचर हाई रहा। उसके बाद फिर समीर को बताया जाता है कि भाई समीर भी उस दिन छुट्टी पे था, उसे लगा कि मैं अकेला जाके क्या ही करूंगा। फिर दोबारा सनी को कॉल करता है पूछने के लिए कि तेरी तबीयत कैसी है। तो फिर उसकी मम्मी बताती है कि बेटा इस पर कुछ भी नहीं हुआ, एक बार दोबारा आके इसे अच्छे वाले किसी जगह पे दिखा के लेके आओ। जैसे नॉर्मली हम केमिस्ट से ले लेते हैं दवाई, या फिर कोई बैठा होता है उससे ले ली थी। सनी वापस आते हैं। उस टाइम पर देखते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है शाम के टाइम पे। फिर दोबारा ये सनी को बैठा के दवाई दिलवा के लेके आते हैं। अब सुबह तक का वेट होता है कि यार सुबह तो तबीयत ठीक होगी, रात तक तो दवाई असर दिखाएंगी। जब ये सुबह फ़ोन करते हैं समीर, तो उनकी मम्मी लिटरली जो सनी की थी वो रो रही होती है फ़ोन पे कि बेटा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर पे आ जाओ और इसे फटाफट से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के ले जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हालत बिगड़ रही है और मैं इसकी पापा को परेशान नहीं कर सकती, वो हैदराबाद में। अब समीर ये सुन के काफ़ी परेशान हो जाते कि यार सनी को हुआ क्या। इन्होंने अपनी दोस्ती के चर्चे बहुत अच्छे से बताया कि हम भाई बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू है, लेकिन आपस में हमारी कभी इस चीज़ को लेके बहस नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हमने खाना भी साथ खाया है, हम घूमते फिरते हैं, आपस में दोस्ती अच्छे से निभाई है। तो उस टाइम पर जो समीर थे उनके दिमाग में टेंशन आ जाती है यार, मैंने कभी भी सनी को इस तरीके से बीमार होते नहीं देखा। मैं 2-3 साल से उसके साथ हूँ, मैंने कभी इस तरीके से उसकी हालत नहीं देखी, हुआ क्या है। और समीर का अभी भी जो ध्यान है वो उन चीज़ों पे नहीं जा रहा जो फ्लैट में हो रहा था। और सबसे मजे की बात, कल जब ये काम पे नहीं गए तो ऑनर का एक भी बार फोन नहीं आया। अभी तक जो ऑनर फोन कर करके सब कुछ बताती थी, आज ऑनर का एक भी बार फोन नहीं आया कि तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आए, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। दिहाड़ी जुड़ रही है, सब चल रहा है। जब समीर पहुंचता है सनी के पास, वो देखते हैं लड़का इस तरीके से हो रखा है कि बस अभी जान निकल जाएगी इसकी, अभी जान निकल जाएगी। तो जब ये अकेले में बैठते हैं सनी और समीर, तो समीर पूछता है सनी से कि भाई तेरे को क्या हुआ। भाई सनी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी, उसने बोला कि देख समीर, मेरी एक छोटी बहन है, उसका ध्यान रखियो, उसके टाइम से शादी करवा दियो, हो सकता है कि मैं ना बच पाऊँ। अब जब समीर ने ये सुना तो आंखों में आंसू भी थे, और ये भी आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर दोबारा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं। शाम तक, अगले दिन तक रिपोर्ट आती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वायरल बता के दवाई दी जाती है, उसका कोई असर नहीं। अब समीर के दिमाग में चल रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। 3-4 दिन हो गए, काम पे भी नहीं गए हुए हैं, एक बार भी उस औरत का फोन नहीं आया, पूरे 3-4 दिन में एक बार एक बार भी कॉल नहीं आया उसका पूछने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम्म। अब समीर अपने घर जाते हैं और अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी, सनी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे दिन पर दिन ना उसका वजन घट रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं उसका कोई खून चूस रहा है। मतलब एकदम से मैंने वजन गिरते इतना किसी का देखा नहीं है। और सबसे अलग एक चीज कि सनी कुछ खा नहीं रहा है, और जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता है वॉमिट कर देता है। जब आपके शरीर में कुछ है नहीं तो आप वॉमिटिंग किस चीज से कर रहे हो। और वॉमिटिंग में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या लिक्विड सा निकल रहा है, ब्लैक लिक्विड सा निकल रहा है, और समझ नहीं आ रहा कि इसे हो क्या रहा है। जब समीर की मम्मी ने ये चीज सुनी तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात बोली कि मेरे को उसके पास लेके चलो। ये वहां पे जाती है। उस टाइम पर जो सनी की मम्मी होती है वो फूट फूट के रो रही होती है, उन्हें भी इस चीज की शायद उम्मीद कम थी कि सनी बच पाएगा। ये लोग वहां जाते हैं और जो समीर की मम्मी थी वो हाल चाल देखती है, और पहले ही मिनट में
सीधा मम्मी पे नजर जाती है, सनी पे नजर जाती है, और समीर की मम्मी बोलती है कि इसे उठाओ और इसे मौलाना के पास लेके चलो। उस टाइम पर समीर अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी क्या बोल रहे हो आप, मतलब जरूरी थोड़ी ना इसका उस तरीके का कुछ हो। हम्म, उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा कोई नहीं, तुम मेरे बोलने पे चलो, तुम एक बार चलो और वहां पे चलते हैं, मौलाना के पास चलते हैं। जिस मौलाना के पास बताया था उन मौलाना के पास ये जाते हैं। और वहां पर जब सनी को सामने बैठाया जाता है, तो उनके पास कुछ पानी था जो उन्होंने फूका और सीधा दे के मारा सनी के ऊपर। तो इनको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, और समीर ने अपने नेचर के बारे में बताया कि अक्षय भाई, जब बात आती है ना पैरानॉर्मल की चीज़ों के बारे में, मैं बहुत डरपोक हूँ। हम्म, मेरी मम्मी को पता था कि मैं बहुत डरपोक हूँ, उन्होंने एक कुर्सी लेके मुझे साइड में बैठा रखा था। समीर ने ये चीज़ हाईलाइट की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी को पता था क्या होने वाला है, हम्म, मैं उस चीज से बिल्कुल अनजान था। जैसे ही पानी मारा ना देके, जो सनी था वो सीधा मौलाना के मुंह की तरफ आता है, बंदर की तरह करके, और सीधा मौलाना को अचानक से, जैसे होता ना एक कोई एंटिटी पकड़ी गई है, हम्म, सीधा मौलाना को बोलती है कि तू तू ठीक करेगा, तुझे लगता है तू ठीक कर पाएगा, हम्म, तुझे लगता है तू निकाल पाएगा, तुझ में इतनी हिम्मत है। उधर जो मौलाना बैठे थे वो बोलते तेरे जैसे रोज आते हैं, चिंता मत कर, तू भी निकलेगा, हम्म, जो भी है अपने बारे में बता। पीछे हो जाता है। हम्म। हम्म। मौलाना चिल्लाते कि तू बता रहा है या फिर दोबारा पानी मारो, फिर दोबारा मुंह के आगे एकदम से, बिल्कुल मुंह के आगे, आंखों के पास चौड़ी आंखें करके, कि तेरा भी नंबर आएगा। अब समीर ने बताया कि अक्षय भाई, मैं जितना डरपोक हूँ, हम्म, जो डरपोक इंसान होता है वो घूर के देख रहा होता है कि हो क्या रहा है। हम्म, अचानक से सनी ने समीर की तरफ देखा, तू लाया है, तू लाया है, तेरा भी नंबर आएगा, बहुत जल्दी है इसे सही करने की। मौलाना की तरफ देख के अचानक से जो एंटिटी थी वो बोलती है, अभी तक तो पूरा महीना दिया था, धीरे धीरे बीमार करके ले जाना चाहता था इसे, लेकिन अब आज ही लेके जाऊंगा। मुझसे छेड़खानी करी ना, मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो, मुझे जगाया, आज ही लेके जाऊंगा। भाई समीर ने अपनी ऑडियो में बताया, अक्षय भाई मेरे प्राण निकल गए। मैंने ये चीज़ सुनी बहुत थी, पहली बार अपनी आंखों से देखी। मौलाना ने ये चीज़ सुनी, खिंचा के थप्पड़ मारा सनी के मुंह पे। हम्म, एक थप्पड़ में 5 सेकंड के अंदर 5 उंगलियां छप गई। सनी को साइड में बैठा दिया गया। हम्म, और सनी उस टाइम पर क्या हुआ, जैसे ये होता ना कि नींद की पोजीशन में आ जाते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। उस टाइम पे सब बस वहां पे बैठ के देख रहा है, मौलाना जो है बस उसके सर पे से कुछ उतार रहे हैं। एक ताबीज दिया और बोल दिया इसे घर पे लेके चले जाओ, इसके साथ कुछ नहीं होगा। अभी रमजान का टाइम चल रहा है, जब तक ईद नहीं निकलेगी मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो जो मौलाना थे उन्होंने एक चीज बोल दी, और एक बहुत बड़े एक मिस्ट्री में छोड़ दिया, कि इस लड़के के साथ जो भी है ना, कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, इसे ले जाओ। ये सनी को घर पे लेके आ गए। सनी वहां पे बैठा हुआ है, और नॉर्मली सनी ने बात करनी स्टार्ट कर दी। सबके हलक जो अभी तक सूखे हुए थे वो पानी से उतरे, मतलब ऐसा हुआ कि सिचुएशन नॉर्मल हुई है। ताबीज पहनने के बाद सनी नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। हम्म, अगले दिन समीर ने सनी से कॉल पे बात की, सनी ने बिल्कुल नॉर्मली बात की। जो वो जो मौलवी थे उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन इसे रेस्ट करने देना, हम्म, रेस्ट करने दिया। मजे की बात बताओ, अभी तक उस औरत का फोन नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। एक बार भी कॉल नहीं आया कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हम्म, समीर ये सोच रहे थे कि जब सनी ठीक होगा तभी मैं जाऊंगा। हम्म, इस बात को होते होते 6-7 दिन हो गए, हम्म, और उस औरत का एक भी कॉल नहीं आया। हम्म, इसके बाद क्या हुआ, समीर जैसे ईद का दिन आया, तो अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अपने चाचा के लड़के को उठाया, वो घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार एक बार सनी को भी फोन कर लेते हैं ना, अब तो 3-4 दिन हो गए, सनी को भी लेके चलते हैं कहीं घूमने के लिए। जब तक ये फोन करते, सनी की मम्मी का फोन आता है डायरेक्ट समीर के पास, और वो चिल्ला रही है बुरी तरीके से कि बेटा घर आ जाओ, बेटा घर आ जाओ। पूरे घर में से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, और देखो कैसी आवाजें आ रही हैं। जैसे ही फोन गेट के पास लाया जाता है ना, वहां से सनी चिल्ला रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और बुरी तरीके से पिटने के। मतलब आपको महसूस हो जाता है कि सनी अंदर अकेला नहीं है। हम्म, उस जगह पर सनी को अकेला था, छोड़ा था उस कमरे में, लेकिन सनी अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोला मुझे मत मारो। हम्म, और ऐसा लग रहा है जैसे सनी को पकड़ पकड़ के कोई दरवाजे पे मार रहा है, कोई दीवार पे मार रहा है, कोई बेड पे दे के मार रहा है। जैसे ही समीर वहां पहुंचे, उसने देखा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा है, हम्म, वहां पर गेट खुले हुए हैं, और जो सनी है वो ऐसे बैठा हुआ है, और बस इधर उधर देख रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनकी आपस में बात होती है कि सनी क्या हुआ। हम्म, सनी बस एक ही चीज, मुझे मारेगा, मुझे लेके जाएगा भाई वो।
भाई वो मुझे लेके जाएगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा बचा ले। ये लोग क्या करते हैं, उस मौलाना से बात करते हैं हम्म, और मौलाना को बताते हैं कि ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हुआ। तो मौलाना बोलते हैं कि मेरे पास लेके आ जाओ। ये लोग मौलाना के पास ही पहुंचे थे, हम्म, जस्ट वहां पहुंचे हैं, इतने में मौलाना ने बता दिया ताबीज टूट गया ना इसका, इसका ताबीज कहाँ है। अब ये लोग देखते हैं कि ताबीज, ताबीज के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, ताबीज है कहाँ पे। उसकी शर्ट के बटन खोले, ताबीज गायब। ये आपस में डिस्कस करे ताबीज का है। हम्म, तो इतने में मौलाना बोलते हैं कौन मरा है गाँव में, किसके मरे पे गया था ये। सनी अपने घर पे बिना बताए, हम्म, उसके 2 घर छोड़ के एक दादाजी थे हम्म, जो एक्सपायर हो गए थे, उनको कंधा देके ताबीज पहन के शमशान गया था। जिस चीज की मनाई थी हम्म, वो ताबीज वहीं पर उतर गया, उतार दिया, पता नहीं क्या हुआ। उन मौलाना ने साफ साफ बोल दिया कि अब मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ये चीज बोली, सनी जो वहां बैठा था ना, जोर जोर से हंसता है। कहा था ना लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा मौलाना, कहा था ना कि तू नहीं निकाल पाएगा, तुझे लगा था ना तू निकालेगा, तू नहीं निकाल पाएगा, ताबीज उतार दिया ना इसका, आज लेके जाऊंगा इसे, अब नहीं छोड़ूंगा इसे, लेके जाऊंगा। भाई ये लोग वहां से निकलते हैं, मौलाना इन्हें एक नंबर देते हैं, एक रेफरेंस नंबर, कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, तुम एक काम करो उनके पास लेके जाओ। और उनके बारे में कोई भी डिटेल हमें समीर ने नहीं दी है, हम्म, ये बोल के कि भाई वो एक मदरसे में रहते हैं हम्म, और वो बहुत कम सामने आते हैं, वो सामने नहीं आते। हम्म, ये लोग घर आते हैं और इन सब चीज़ों को करते करते ना शाम हो गई थी। समीर ने उनको बोला, जो सनी की मम्मी थी, आंटी मेरी जो बाइक है उसका नेपाल का नंबर है, अगर हम ज़्यादा अंदर देंगे उस तरफ तो पुलिस रोक सकती है, आप हम्म, रिलेटिव से किसी से बाइक ले लो। तो उनकी मम्मी ने बात करी, बाइक लेने की कोशिश करी, उन्होंने भी ठस्सा दे दिया कि हम बाइक नहीं दे सकते, ये कोई एक्सपायर हुआ है, ऐसे ऐसे करके वहां जाना है। तो ये पता चल गया था वो एंटिटी जो है वो हर चीज़ से रोकेगी, हम्म, हर चीज़ से रोकेगी, वो सनी को उस जगह तक नहीं पहुंचने देगी जिस मौलाना की ये बात कर रहे हैं। ये आपस में बात करते हैं, समीर और उसका जो चाचा का लड़का था, कि यार हमें ही लेके जाना पड़ेगा, हमें ही लेके जाना पड़ेगा। ये आपस में बात करें, नेपाल की नंबर है, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा, हम्म, दोस्त की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। ये लोग सनी को बैठाते बाइक पे और निकलना शुरू करते हैं, सनी को बीच में बैठा रखे, और सनी बस बैठ के इस तरीके से हिले जा रहे बाइक पे। उस टाइम पर बस इतना पता है मौलाना ने कुछ तो इसके ऊपर मंत्र मारे और ये बोला उनके पास लेके चले जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। वहां पर क्या हुआ, सनी बैठे हुए बाइक के बीच में और चलते 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 बाइक अचानक से राइट में देखते हैं, चलती बाइक से कूद दे, सीधा कूदा और एक मंदिर के वहां पे गया, मंदिर के पास जाके सीधा रोना शुरू कर दिया। वो एक भव्य मंदिर था माता का, हम्म, जहां पर सनी फूट फूट के रोया कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, वो मुझे ले जाएगा, मुझे ले जाएगा, मुझे ले जाएगा। पंडित ने वहां पर कोई धागा दिया, उस धागे को पहना, फिर बाइक पे बैठे, बाइक पे आगे निकल रहे हैं, उन मौलाना के पास जा रहे हैं। उन मौलाना को ऑलरेडी फोन कर दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं पता। ये लोग जाने लग रहे हैं, थोड़ी ही दूर ये पहुंचे होंगे। उस टाइम पे जो समीर थे वो बाइक पे सबसे पीछे बैठे थे, उनके चाचा के लड़के बाइक चला रहे थे। शमशान के बाहर ये पहुंचे हैं। हम्म, जो सनी थे उन्होंने क्या करा, जो बाइक चला रहे थे ना उनके गले पे काटा, इस तरीके से दांत मारे और चलती बाइक पे एक गिरे, डिसबैलेंस हुए, सनी भागना शुरू। एक शमशान है, उसके बगल में नहर है, हम्म, वहां से भागते 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 पहले वो शमशान के पास भागा, जैसे ही देखा शमशान में कोई चिता जल रही है, उधर से लेफ्ट हुआ। समीर ने बताया कि अक्षय भाई हम पकड़ने के लिए भागे हैं, हम उस स्पीड को पकड़ ही नहीं पा रहे जिस स्पीड में वो भाग रहा है। हम्म, एक नहर होती है, छोटी नहर होती है, देखते देखते वो बंदा भागा है, नहर के ऊपर से कूदा है और सीधा कूद के पार निकल गया उस नहर के। मतलब एक आम इंसान अगर कूदेगा तो वो ढलान वाली बाउंड्री तक पहुंच हम्म, सकता है, वो बंदा कूदा और भागा। हमने उस पुल को पकड़ा, जहां वो नहर का पुल था, हम काफी दूर हो गए थे, चिल्ला रहे हैं इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। कोई लोग खेत में काम कर रहे हैं, कोई फार्मर्स खेत में काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं पकड़ रहा, सब देख के इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि जो सनी भाग रहा है, जैसे एक वो नहीं होता कि पोजेशन आ रखा है, हम्म, फुल स्पीड में बंदा भाग रहा है। वहां पर ये चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कोई एक बुजुर्ग आदमी था जो वहां पर पता नहीं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उसने पकड़ा, और कैसे पकड़ा, सीधा भागते हुए सनी की पीछे से टी शर्ट पकड़ी, पकड़ के सीधा जमीन पे दे के मार दिया और उसकी छाती पे बैठ के हाथ रख ली। अभी लोग वहां पहुंचते हैं तो इसके बारे में बताया, जो एक इंसान था वहां पे, जो बुजुर्ग हम्म, इंसान था, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसके, चंदन लगा हुआ है यहाँ पे, और वो वहां पर बैठ के छाती पे हाथ रख के बस मंत्र पढ़ने लग रहा है। हम्म, अब समीर देख रहा है भाई ये इंसान कौन है जिसने इसे 1 मिनट में काबू पा लिया। तो वहां पर जो सनी था वो उस टाइम पर बेहोशी की हालत में था। हम्म, तो ये पूछते कि बाबा आप कौन हो, तो वो बाबा बताते कि बेटा
मैं इसी गांव में, मतलब मेरा खेत है ये। मैंने जब इसकी हालत देख ली तो मैं समझ गया था इसके ऊपर कुछ ऊपरी आ रखा है। मेरे ऊपर मेरी देवी माँ आती है, तो उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि इसे पकड़ ले, और उन्होंने ही इसके ऊपर कुछ जो है मंत्र फूके, तुम फटाफट से इसे जहां भी लेके चले जाओ। अब ये जहां तुम लेके जाओगे वहां तक तो ये कुछ नहीं करेगा, वहां पर आगे क्या होने वाला है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब भाई ये दोबारा बाइक पे बैठाते उसे, और बाइक पे ये अधमरी हालत में, ऐसा नहीं, यूं पूरा पड़ा हुआ है, एक तरफ गर्दन हो रखी है, और गर्दन हद से ज्यादा स्ट्रेच हो रखी है, तो एक डर भी लगता है कि झटका है तो कहीं चटक ना जाए। ये बाइक पे लेके जा रहे हैं, जैसे ही ये मदरसे के सामने पहुंचते हैं वो मौलाना वहां पे बैठे होते हैं। सीधा बोलते हैं कि तुमसे ये संभाला नहीं गया, पूरी नहर कूद गया ये। वो बुजुर्ग इंसान नहीं होता तो ये क्या कर देता पता है? किस गांव में किस घर में घुस जाता, किसको खा जाता, किस बच्चे को खा जाता। बैठा हो इसे, वहां पर ये लोग ले जाके उस मदरसे में, मदरसे के बगल में एक छोटी सी कुटिया थी, वहां ले जाके उसे बैठाते हैं। अब भाई मैं जब बता रहा हूँ ना कि समीर ने बोला कि भाई उस घर उस मौलाना के बारे में मत बताना, वो मौलाना इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे। सनी वहां बैठा हुआ है अंदर, और एंटिटी बस ये बोल रही है निकल जा, निकल जा, छोड़ दे, छोड़ दे। गर्दन हिल रही है, आवाज आ रही है। मौलाना उन्हें पता क्या बोले, अरे बाहर आ जाओ, कुछ नहीं करेगी एंटिटी, अब ये कुछ नहीं कर सकता, बैठे रहने दो इसे। वो बैठा रहा। ये लोग वहां पहुंचे, इनको पहुंचते पहुंचते अगले दिन पूरा बीत गया। मंदिर वाला इंसिडेंट हो गया, रात को निकले शमशान वाला इंसिडेंट हो गया, नहर वाला इंसिडेंट हो गया। ये लोग वहां 3-4 बजे पहुंचे और मौलाना बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, निकाल देंगे इसे। वो इतने सुपीरियर थे उन सब चीजों में। आपस में बात करे इतने में पहले वाले मौलाना का फोन आता है। अब वो भी पता क्या बोल रहे हैं, तुमसे ये संभाला नहीं गया। अगर वो बुजुर्ग इंसान नहीं होता तो क्या होता? तुम इतनी लेट पहुंचे हो वहां पे, उनका नमाज का टाइम हो रहा है। तो समीर और वो जो मौलाना थे उन्होंने साथ में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद ये साथ में आते हैं, तो वहां पर देखते हैं सनी जो है क्या कर रहा है, मिट्टी में हाथ मार रहा है, खुरेदने की कोशिश कर रहा है, अपने पैर नोच रहा है, पैर नोच रहा है लेकिन नोच नहीं पा रहा, जैसे एक अलग ही शील्ड उसे मिली हुई है कि जैसे यू कर रहा है तो यू बस बस ऐसे ही कर पा रहा है। तो जो मौलाना है वो बोलते हैं उसको, समीर और उसके चाचा के लड़के को, अंदर चले जाओ। अब ये होते होते भाई डर तो लगता है कि यार ये दोबारा हम पे ना चपट पाए। मौलाना बोलता है डरो मत, उन साधु बाबा जो मिले थे उन्होंने काफी हद तक काम कर दिया, और पहले जहाँ लेके गए थे उन मौलाना ने भी कर दिया है। अब आखिरी चरण है, मैं कर लूंगा, तुम अंदर चले जाओ। भाई समीर डरता तो था ही। उसने बताया भाई मैं कदम रखूं और सनी तू लेके आया ना, तू लेके आया ना, तू लेके आया ना, जैसे कोई कोई धक्का मार रहा है उसे, कोई अनविजिबल फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रही है, और दोबारा समीर की तरफ धक्का मार, बार बार ऐसे, बार बार ऐसे। ये अंदर जाता है, बोलता है भाई, भाई प्लीज ठीक हो जा। और वो जो एंटिटी है, हाँ हाँ हाँ, ठीक होऊंगा ना, लेके जाऊंगा, तब तेरे को भी लेके जाऊंगा, तू लाया ना बाइक पे। और उसकी तरफ देखते देखते चाचा के लड़के की तरफ, सीधा एकदम से, तेरी तेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है ना, बच्चा खाऊंगा, बच्चा खाऊंगा, लेके जाऊंगा। और भाई ये बुरी तरीके से डरे हुए हैं और मौलाना की तरफ देख रहे हैं, और मौलाना की तरफ जब देख रहे हैं, मौलाना बाहर खड़े होकर किसी आदमी से बात कर रहे हैं। मौलाना को ये है, बैठा रहे अंदर, और ये डर रहे हैं अंदर बैठ के, हाथ पैर कांप रहे हैं। मौलाना को जब इन्होंने देखा तो वो भी किसी एक बुजुर्ग इंसान से बात कर रहे थे, और ऐसा नहीं लग रहा था बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं आपस में बस एक दूसरे को घूर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। मौलाना आते हैं वापस, मौलाना उससे बोलते हैं हाँ भाई, क्या चाहता है इस बच्चे से, क्यों परेशान कर रखा तूने। तो अभी तक मेल एंटिटी थी, अचानक से फीमेल एंटिटी आती है कि खाया था ना, इसे ले जाना है, खाया था इसे ले जाना है, मारण प्रयोग हुआ है, मारण प्रयोग हुआ है, लेके जाना है इसे, लेके जाना है। अपनी जगह पे हिलते 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 हिलते, बाल कभी इधर हो रहा है, गर्दन को ये कभी, फीमेल वॉइस में ये बोल। फीमेल वॉइस में। अभी तक मेल वॉइस आ रही थी, अब फीमेल वॉइस आती है, लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है। मौलाना बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है ले जाने की, मुझे ये पता कि तूने क्यों किया। अब जब आप बात करते हो ना किसी फीमेल एंटिटी से, तो ये नहीं बोलते तूने क्यों किया। एक्चुअली में उसके अंदर जो फीमेल एंटिटी आ रखी थी वो पता है कौन थी? ऑनर की। ऑनर ने मारण प्रयोग करा था इसके ऊपर, खाने में कोई चीज दी थी। तो वहां पर उससे बोला जाता है कि अभी भी मैंने तेरे को समझाया था ना, मौलाना बोल रहे कि मैंने तेरे को समझाया था ना, बाहर निकल जाए इसके अंदर से, जान से मार दूंगा तब मानेगी, या तेरे को कहीं तेरी आत्मा को कहीं दफना दूंगा तब मानेगी। वो जो औरत है वो एक डायन थी, वो अपना शरीर छोड़ के इसके अंदर आ रखी है। और मौलाना उससे अभी वो जो आदमी आया था वो एक साधु थे, जिन्होंने ध्यान लगा के खड़े खड़े उस जंगल में, उस खेत में इस डायन से बात की थी कि उस लड़के को छोड़ दें।
वो आपस में जो बात कर रहे थे वो हम्म, ध्यान लगा के उसी से बात कर रहे थे। हम्म, उस टाइम पर उस डायन ने बोला कि मैं छोड़ दूंगी। हम्म, अंदर आके फिर खेलना स्टार्ट कर दिया हम्म, कि मैं लेके जाऊंगी। उसको बोल रही है चाचा के जो लड़का था कि तेरी वो प्रेग्नेंट है, उसे हम्म, खाऊंगी उसे खाऊंगी, और तू लेके आया ना तेरा भी नंबर आएगा, तेरी माँ को भी खाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। फिर दोबारा मौलाना ने बोला कि ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, तू चाहती है कि तेरे को भस्म कर दूं। जब उसके ऊपर फिर दोबारा पानी मारा जाता है, लौंग खिलाई जाती है, तो लौंग में उल्टी निकलती है, उल्टी में सामान निकलना शुरू होता है, लिक्विड, तेजाब, पता नहीं क्या तेजाब जैसा गलता हुआ कुछ उसके अंदर से, पता नहीं चावल निकल रहे हैं, राई के दाने निकल रहे हैं, क्या सब निकल रहा है। तब वो जो औरत की एंटिटी थी वो बोलना स्टार्ट करती है, चली जाऊंगी, ये सब बोलियो मेरे दायरे में ना आया आज के बाद, ये सब बोल दे मेरे साथ कभी वहां पर मतलब मेरे एरिया में कभी दिखे ना, हम्म, उस जगह पर कभी दिखे ना, अगर ये आया तो इसे लेके जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेके जाऊंगी, और सालो तुमने बचाया है ना कभी तो आओगे वहां पर, तब तुम्हें देखूंगी, ये बोलकर सनी एकदम से पीछे मुड़ता है, यूं करके, यूं मुड़ा और फिर दोबारा से खड़ा हुआ। फिर आई मेल की एंटिटी, सीधा छाती पकड़ के फाड़नी शुरू, बताऊं, मार मार के ले जाऊंगा, मार के ले जाऊंगा, हम्म, मार के ले जाऊंगा, पैर पकड़ के पूरा तोड़ने की कोशिश कर रहा मौलाना। एकदम से देखते हैं यार, ये फीमेल की एंटिटी तो ठीक थी, ये कौन है? तभी एकदम से जब मौलाना अपना ध्यान लगाते हैं, खबीज मौलाना कुछ हाथ में पकड़ के बैठे थे, और जैसे होता है ना कि हाथ में कुछ है और एकदम से वो राख हो गई। हम्म, उन्होंने बताया कि समीर ने भाई, कुछ सिक्का था उनके हाथ में हम्म, जो राख में तब्दील हो गया, उन्होंने पता नहीं क्या ध्यान लगाया, और एक ही चीज निकली, खबीज, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कहाँ से आया? वो खबीज इतना हरामी, इतना हरामी, उसने पता क्या बोला, मैं ही तो पीट रहा था इसे, जो पीट रहा था पीट उसे, रहा था उसे कमरे में। जो अभी तक समझ नहीं आ रहा था, हम्म, जो बोल रहा था कि 1 महीना दिया था आज लेके जाऊंगा, फिर फीमेल एंटिटी आ गई, खेल रहे हैं, मतलब कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। खबीज एकदम से बोलता है, हाँ खबीज हूँ, खबीज लेके जाऊंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। उससे बोलते हैं जाने का क्या लेगा, सच सच बता दे, ऐसे ही छोड़ देंगे, हम्म, चुपचाप चला जा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सीधा उठा के अपने पैर पे काटना शुरू, काट रहा है पर काट नहीं पा रहा काट है, नहीं था। दांत चला रहा है, ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा, तू भी नहीं बचा पाएगा, तू भी नहीं बचा पाएगा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये खबीज लगा कहाँ से है, ये आया कहाँ से है, हम्म, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मौलाना वहां पर पूरी तरीके से अपनी क्रिया शुरू करते हैं, पानी मार रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, जो मौलाना थे वो उस औरत के लिए तो तैयार थे, हम्म, लेकिन इस खबीज के लिए तैयार नहीं थे। हम्म, अब उन्होंने फिर ध्यान लगाना शुरू करा। अब यहाँ से पहले वाले मौलाना से ये बात कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे, कि आपने भेजा, आपने ये नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है, आपने बताया था कि किसी औरत का साया दिख रहा है, ये तो खबीज है। तो फिर ये दोनों अपनी शक्ति वो वहां से लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, बाल पकड़ के बार बार वो घुमा रहे हैं उसे, और मंत्र फूक रहे हैं, बार बार घुमा रहे हैं, मंत्र फूक रहे हैं, इल्म पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या आयत पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे वो जो मुंह से खून निकलना शुरू, कान से खून निकलना शुरू। उस टाइम पे जो सनी बैठे हुए, हाँ, 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 हाँ। फिर एकदम से बोलता है ना, खबीज कहाँ से आया तू बता। फिर वो खबीज बोलता है, शमशान से आ रहा था, दादा को कंधा देके, पेड़ पे मुता इसने, मेरा घर था वो, लेके जाऊंगा इसे, लेके ओ, जाऊंगा इसे। मतलब पहले ही वो ऑलरेडी पोजेस था। हाँ, ताबीज उतरवाया था इसका, इसका ताबीज मैंने उतरवाया था, ले जाने दे, ले जाने दे मौलाना, मार दूंगा, मार दूंगा। वहां पर जो मौलाना थे आंख बंद करते हैं, हाथ में रेत उठाते हैं, और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं अपने जिनों को भोग दे रहा हूँ, इसे निकाल के ले जाओ। भाई समीर ने बताया, दो चीज इनविजिबल हमारे सामने धुएं की तरह आई है। सनी का कुछ उसने जैसे दोनों चीजों ने कुछ पकड़ा और हम्म, उस चीज को खींच के ले जा रहा है, और सनी, वो जो सनी था, वो वहां पर बस इस तरीके से पड़ा है, और जैसा मुंह से काला धुआं निकला है। और वो जो दो एंटिटीज आई थी, जो दो जिन आए थे, वो साक्षात हमारे सामने धुएं की तरह पकड़ के उस खबीज को लेके गए। ये समीर ने अपनी आंखों से ये देखा। समीर ने देखा है। वहां पर सारी चीजें इनकी हल, जो भी हुआ। हम्म, उसके बाद वो जो मौलाना थे वो काफी थक चुके थे, रात को 12:30 बज गए वो ये सब होते हुए। हम्म, जो शाम को स्टार्ट हुआ था वो रात के 12:30 बज गए, 12:30 बजे। अब वो जो बैठे हुए हैं वहां पर, मौलाना बोल रहे कि काफी मेहनत लगवा दी आज तुमने, ताबीज बना रहे, और सनी को आराम से लेटा रखा है, और ये सनी को हाथ नहीं लगा रहे, ये डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि ये फिर कुछ ना हो जाए। तो फिर मौलाना बोलता है, अब तुम्हारा दोस्त जो है नॉर्मल है, ये ताबीज मैं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस ताबीज को अगर तुमने पहना है तो कहीं किसी के मरे पे मत जाओ, हम्म, या फिर कुछ ऐसा है तो वहां मत लेके जाओ। बस इतना है, सनी को बस इतना बोलना है, जब भी वो कहीं मरे में जा रहा है, जन्मे में जा रहा है, इस ताबीज को घर छोड़ दे, उसके बाद आगे पहन ले, कुछ नहीं होगा। ये सनी को घर लेके आते हैं,
सनी की मम्मी उसकी हालत देखती है। सनी 4 दिन बाद उठा। 4 दिन बेहोश रहा। 4 दिन वो बेहोश रहा। जब भी उससे बोलते थे ना, सनी, बेहोश। पानी मारा, सनी, बेहोश। मौलाना को फोन करा, मौलाना बोलते अपने आप होश में आएगा। ताबीज है ना, काफी है। 4 दिन बाद वो होश में आया। वो बंदा इतना फूट फूट के रोया, इतना फूट फूट के रोया, क्योंकि वो पिटा है, हम्म। उसने इतना सब कुछ झेला है। उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी, उठते ही उसने पता क्या बोला, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे खाने को कुछ दे दो। हम्म। उस टाइम पर खाने में क्या दिया होगा उसे? बेचारे को जितनी जल्दी हो सके मैगी खिलाई गई। मैगी खिलाई गई, उसे बंदे को होश में लाया गया। फिर इसने बताया कि भाई मैं सऊदी मूव हो गया। हम्म। मैंने रिकॉर्डिंग उसकी आपके टेक्निकल टीम को पहले भेज दी थी, हम्म। सऊदी का नंबर है। वो सऊदी चला गया, सनी उसके बाद कहीं और मूव हो गया। और फाइनली सनी की ज़िंदगी में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें स्टेबल हो गई। लेकिन लेकिन हम्म। वो डायन अभी भी उस घर में है, उसका प्रकोप उस घर में है। और वो जो मौलाना थे उन्होंने पता क्या बताया, इसने अधूरा घर इसीलिए छुड़वा रखा है क्योंकि अभी तक ये क्योंकि अभी तक ये कम से कम 15 से 20 फर्नीचर वालों के ऊपर मारण क्रिया कर चुकी है। ये बुलाती है, उनके उनके पास खाना पहुंचवाती है, वो खाना खाते हैं और उनकी जान ली जाती है। समीर ने जब उनसे पूछा था कि वो लड़की कौन थी, उस लड़की का भी एक परिवार था भाई। उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, उसका भाई था। इस लड़की को ना अपने पास काम के लिए रखा था कि इस घर की टेक केयर करेगी। उस लड़की को खाना खिला के वशीकरण में डाला। उस लड़की को फोर्स करा कि अपने मम्मी पापा को मेरे पास लेके आ, मैं उनके लिए भी कुछ काम खुलवा देती हूँ। उसके पापा को कन्विंस करी, मतलब जैसे खाना खिलाया, मम्मी को खाना खिलाया, पापा की बलि दी, मम्मी की बलि दी। उसके छोटे भाई को पागल कर दिया और उस लड़की को अपने पास रख लिया कि आगे मैं इसे कैसे यूज में ला सकती हूँ। और वो डायन अभी भी जीवित है, और हमेशा की तरह जब हम डायन की बात करते हैं तो तो वो सुन सकती है। ये था पहला। भाई मल्टीपल टाइम्स गूज़बम्प्स आए हैं मुझे तो। भाई जैसे कि यही बोला जाता है हर बार कि कुछ कोई दे तो खाए ना। ठीक है, ये मेरा कि अभी कुछ इंसिडेंट मैंने खुद ने भी देखा अभी 10-15 दिन पहले, कि थोड़ा कॉमेडी सा सीन था कि किसी ने कोई हमारे एम्प्लॉय आ रहा था, याद होगा आपको, कि पकोड़े खिला रही। पकोड़े खा लिए थे उसने, हम्म। और बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा था वो। तो भाई जैसे अब एक बात हो, कोई काम करने गया है, जैसे वो तो एम्प्लॉय था, तो वहां से अगर किसी ने खाना दे दिया, तो इससे तो कोई बचना वैसे ही बहुत मुश्किल है, कि बंदा इससे कैसे बच लेगा। तो इसके लिए क्या करे, कोई कहाँ से बचाव कर सकता है अपना। भाई देखो, एक तरफ बुजुर्ग बोलते हैं कि किसी का दिया मत खाना, बिल्कुल। एक तरफ आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हमें खाने को मिले। खाने को मिल रहा है। आप किसी के घर पे जा रहे हो, हम्म। आज हर पूरे जितने भी रियल इंसिडेंट हम बताते हैं उसमें क्या निकल के आता है? चाचा ने खिलाया, बुआ ने खिलाया, ताऊ ने खिलाया, चाची ने खिलाया, इसने खिलाया, उसने खिलाया। तो भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हम दूसरे का दिया खाएंगे, हम्म। तो शिकार तो आपका होना ही है। बिल्कुल। आप ये सोचोगे कि भाई मैं कहीं जाऊं और मेरे लिए परोसा जाए, आप क्लब में हो, डिस्क में हो, पार्टी कर रहे हो, तो बात अलग है। अलग है। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी घर पे जाऊं, हमारे पास इतने ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां पर इससे अगला भी ऐसा ही है हम्म। जो मैं बताऊंगा। बेचारी वो लड़की इतनी तड़पी है, इतनी तड़पी है। लेकिन हमेशा मैं जनता को ये राय दूंगा कि कभी आपको खाना दिया जाए तो आप भाई मत खाओ। और बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं और इसकी रेमेडीज भी होती है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उससे पहले आप अपने पितरों को चढ़ा दो। आप उसमें से कुछ फाक निकाल के जमीन पे गिर दो, धरती माँ का पूजन करवा दो, हम्म। अपने पितरों के लिए निकाल दो। आप ये चीज बोल भी सकते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ इसलिए नहीं खा रहा कि मेरे ऊपर कुछ गलत हो। और ये बोलने की जरूरत नहीं होती, मन के ऊपर भी होता है। अभी जैसे हम टॉयलेट की बात कर रहे थे कि उसने टॉयलेट कर दिया, तो समीर ने हमें ये चीज बोली है कि भाई हमारे मजहब में ऐसा होता है कि हमें बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, तो हम टॉयलेट करते टाइम उस जगह पर बोलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एंटिटी है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लीज इस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाइए। वहां पर तब उस चीज का निवारण होता है। अभी आप देखते हो बंदा कहीं भी जाता है, कहीं भी उतरता है, कहीं भी पेड़ पर, जंगल पर, दुनिया को पता है इस बारे में। अभी देखो, बोलने को नहीं मानते इस चीज को, लेकिन अभी अभी 2 दिन पहले हम इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे कि एक बंदा दूसरे बंदे का फोन छीन के भागा। उसने क्या करा, जमीन की मिट्टी उठाई। हाँ। उस पर आपने देखा कि लाखों के शेयर हैं। क्यों? क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं पता है ना कि पैरों की मिट्टी से भी काला जादू होता है। सही बात। और इन सब में किसका हाथ निकलता है? अपनों का। अपनों का। अब तो
मतलब हम इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं इन सब चीज़ों में कि हमें पता ही होता है। लेकिन ये जो चीज़ निकल के आई थी कि भाई फर्नीचर वाले जो भाई लोग होते हैं, कैब ड्राइवर जो होते हैं, आजकल क्या होता है, कैब चला रहा बंदा, पीछे से बोला कि भैया कुछ खाओगे? हाँ। लो भैया, मेरा टिफिन में ऑफिस में खा नहीं पाया, मिठाई है, आप खा लो, खा लिया। फिर वो बंदा अपना निवारण करता घूम रहा है। रोड पे उतारे हैं बंदे, लात मार के निकल गए। आपके कितने पॉडकास्ट अभी हुए भी हैं मेरे सामने सामने, जहाँ बंदे बोलते हैं कि भाई नारियल रखा हुआ जबरदस्ती खा लिया, या फिर किसी चैलेंज से। दे देते हैं एक दूसरे को, खा के दिखा, हाँ, खा लेते बेवकूफ। चैलेंज तो बात दूसरी रही, पहले होता था चैलेंज, अब तो ये होता है कि बंदा खुद ही आ रहा है, टोटका क्या है, ला मैं मैं करके नींबू दिखाऊं। निचोड़ दिया, ये खा लिया वो खा लिया। ये चीजें एक्चुअली में है। प्रेमानंद महाराज जी देख लो, हम्म। या बागेश्वर धाम के बारे में देख लो, हम्म। कहीं भी आप बात करोगे तो ये चीजें निकल के आएंगी। अब जनरेशन नहीं बोल सकती, या फिर जो दूसरे लोग हैं वो इसको बिल्कुल ही इनकार नहीं कर सकते इस ये चीज को ऐसा लेकर, होता ही नहीं है। कि होता ही नहीं है। अब जब प्रेमानंद महाराज जी जैसे बोल रहे हैं कि उनके साथ घटित कुछ हो चुका है, या उनके सामने चीजें आ रही है, प्रेत बाधा निकल के आ रही है, पिशाच है, डायन है, इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं, भाई मैं तो फिर भी ये चीज बोलता हूँ कि ये समीर था जितने इतने एफर्ट्स लगा लिए, वरना एक डरपोक दोस्त किसी का भी हो, सबसे पहले अपने घर भागेगा, सोचेगा सही। छोड़ना भाई, मरना है क्या। समीर को सही में अभी वो सऊदी में है, उन्होंने बोला है कि मैं और इंसिडेंट भेजूंगा, और भी बहुत कुछ हुआ है। मेरी तरफ से तो सल्यूट है भाई हमारे रियल मेरी तरफ से सब्सक्राइबर भी को, बिल्कुल है। कि इस तरीके से भाई आपने साथ दिया। और अगर सनी भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो भाई अब आप आई थिंक कुशल मंगल होंगे, उसी तरीके से आप रहिए। भाई जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा मोटिव यही है कि हम ऐसा कुछ लाएं कि लोगों से सीख मिल सके। तो जैसे तो एक अक्षय भाई ने सीख दी कि भाई कोई कुछ भी दे, ऐसी उम्मीद ही मत लगाओ कि कुछ खाने को कहीं मिल जाएगा। भाई ने सिर्फ एक बताया, कैब में कोई बोल देता है कि देखो जी, किसी ने आपको यही बोल के बोल दिया मेरी जॉब लगी है, लो मिठाई खा लो। ठीक है, मोस्टली मुझे लगता है 10 में से 8 लोग खा ही लेंगे, क्या खुशी की बात है, खा लें। मत खाओ, कुछ नहीं पता सामने वाले की नीयत क्या है। और जैसे अभी भाई ने पूरी कहानी में बताया था कि उसने पेड़ के नीचे टॉयलेट करा और वहाँ से कुछ लग गया। मैंने खुद नहीं देखा, अपने आसपास वालों को देखा, मैं तो रोकता भी रहता हूँ कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लंबा सफ़र है, लोग गाड़ी साइड में लगवाते हैं, कहते हैं दूर दूर तक जंगल है, कोई नहीं देख रहा है यार, आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। वो वहाँ पर जाके टॉयलेट करके आ जाते हैं। मैं खुद पर्सनली मना करता हूँ मत करो, पर नहीं सुननी किसी ने तो नहीं सुननी। मत किया करो ये सब चीज़ें, क्योंकि आपके 2 सेकंड की ये चीज़ आपकी जान पे बन के आ सकती है, जैसे इस कहानी में बनी है। तो भाई सीख सको तो सीख लेना। अब आते हैं अगली कहानी पे। तो भाई दूसरा इंसिडेंट जो जिसकी आज हम बात करने वाले हम्म। हैं, ये हमें निधि ने भेजा है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इनका जन्म भी यहीं हुआ, और सारी चीज़ें इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं पे की, लेकिन जब ये 10th 12th की बात करती हैं तो उसके लिए ये अप एंड डाउन करती थी लखनऊ में, जहाँ इनका घर है मऊ में है। अब मुझे नहीं पता मऊ से लखनऊ का कितना दूरी का सफ़र है या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन जब भी ये 10th 12th की बात करती हैं तो इन्होंने बताया कि वो एक ऐसा टाइम पीरियड रहा है ना अक्षय भाई, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में जीते जी नर्क देखा है। इन्होंने बताया कि अभी तो फ़िलहाल मैं अपना 12th क्लियर कर चुकी हूँ और उस चीज़ को 1 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो जो वक्त था, उन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, जब इनके 10th के बोर्ड आए थे। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशन हमेशा इन्होंने अचीव किया। इनके पापा सऊदी में काम करते थे, वहाँ पर इनके पापा टैक्सी चलाते थे, और इनके पापा की बहुत अच्छी इनकम थी। कभी इनके घर में पैसों की दिक्कत नहीं हुई। इनके घर में मम्मी, निधि, निधि की बड़ी बहन, और पापा, कोई छोटा भाई नहीं था, और इस चीज़ का कोई शिकवा भी नहीं था। बस ये था कि निधि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और बहन नर्सिंग की तैयारी कर रही थी। घर में सब कुछ बहुत बढ़िया था। ये बात है जब 10th के बोर्ड आ रहे थे और ये प्रिपरेशन कर रही थी, इन्होंने बताया कि अक्षय भाई सबसे पहला जो झटका मेरे साथ हुआ, ये जो चीज़ मेरे साथ हुई, वो यही थी कि एक दिन मुझे अचानक से चक्कर आया। मुझे बस इतना याद है कि मुझे चक्कर आया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। और जब मैं उठती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बताती कि बेटा तूने ये क्या किया, मतलब हुआ क्या, तूने क्या सोच के किया है। उसने बताया निधि ने कि अक्षय भाई मुझे नहीं पता कि मैंने उस जब बेहोशी आई या चक्कर आए मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता। जब मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि चारों तरफ मवाद और पीप पड़ा हुआ है। मेरी मम्मी ने बताया कि ये तेरी उल्टी से निकला है। उस टाइम पर मैंने जब अपने मुंह पे हाथ मारा, निधि जैसा बता रही है, तो मैंने देखा सीरियसली मेरे मुंह पे मवाद और पीप लगा हुआ था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है। मेरे घर वालों ने, बस मेरी मम्मी ने मुझे बताया, और मेरी बहन उस टाइम पे बाहर गई हुई थी उसकी कोचिंग सेंटर से, कोई दूरी हमारे घर से रही होगी मे भी शायद आधे पौने घंटे की। तो वो वहां से जब तक आई तब तक मम्मी ने सब कुछ वहाँ साफ कर दिया था, और इस बारे में किसी को बताया भी नहीं। अब उन्हें लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये बात वहां पर जैसे होता है घरों में होता है तो टल गई। इसके बाद क्या हुआ, निधि के साथ ये चीज़ें रिपीटेडली होना स्टार्ट हो गई। जब भी वो एग्जाम्स के बारे में सोचती है, अपने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सोचती, तो उसे चक्कर आने स्टार्ट हो गए थे। और
ये एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पर उसने बताया कि मेरे एमआरआई के टेस्ट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। घर वालों को फिक्र तो होती है, पापा को पता चल गया था। और फिर इन्होंने बताया कि पापा से मेरी आधे आधे घंटे बात होती थी, सब कुछ घर में सही था। लेकिन ये सिचुएशन अब बार बार होना स्टार्ट हो गई थी कि मुझे पता हो जाता था कि जब मुझे चक्कर आने वाले हैं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। हुँ, और जब भी ये बेहोश होकर उठती थी, हमेशा यही होता था कि इनकी मम्मी जो बताती थी कि पता नहीं तेरी जो ये आंखें थी ये काली पड़ गई, तू जब भी उठती थी उल्टी कर देती थी, तेरी उल्टी में मवाद निकलता था, पीप निकलता था, तू पता नहीं क्या खा के सोती है, क्या करती है क्या नहीं करती। उस टाइम पर इन्होंने बताया मेरा वजन जो था 40 किलो था। हुँ। मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर मेरा वजन सीधा 55 से 60 आ गया। अक्सर जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल के बारे में, तो घटता है। घटता है, हाँ। इसका बढ़ रहा है। थायराइड के टेस्ट हो गए, हुँ, कुछ भी नहीं आ रहा। हुँ, धीरे धीरे चीज़ें और वर्स्ट होती जा रही हैं। हुँ, तो इनकी मम्मी अभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस ये पता है कि घर परिवार है, कभी दादी के जा रहे हैं, कभी नानी के जा रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा होता था कि दादी नानी के जाते थे तो ये चीज़ें रुक जाती थी। हुँ, इनकी 10th निकल गई, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन इनकी परसेंटेज आई 55। इन्हें बहुत बुरा लगा, पापा ने इन्हें फ़ोन पे डांटा, मम्मी ने डांटा, बहन ने डांटा कि क्यों तेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इन्होंने घर वालों को खुल के कभी बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस अचानक से एक होता है ना, बेहोशी आती है, ब्लैकआउट हो जाती है। जब उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि चारों तरफ कुछ नहीं भी खाया तो ये वाली सीन हो रहा है कि मवाद हुँ, पी पड़ा हुआ है और मेरा वजन दिन पे दिन ऐसे बढ़ता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हुँ, फिर ये बताती है कि अक्षय भाई, मैं दिखने में सुंदर थी, हालांकि मैं अपनी बहन से सुंदर तो नहीं हूँ। हुँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को जब शीशे में देखा ना, तो मैंने हमेशा ये देखा कि मेरे मुंह पे अजीब अजीब से दाग हो जा रहे हैं। हुँ, मतलब इस तरीके से कि एक बार जैसे मेरे को चिकन पॉक्स हुआ, तो मैंने बचपन में देखा था चिकन पॉक्स कैसा होता है। लेकिन अब जब मैं अपने आप को शीशे पे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे मुंह पे किसी ने कील घोंप दी है। इतने बड़े बड़े दाने, इतने बड़े बड़े दाने, इतने बड़े बड़े दाने, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। हुँ, मैं कॉस्मेटिक्स के डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं कहीं सैलून में जा रही हूँ, कभी कहीं दिखा रही हूँ, कभी कहीं दिखा रही हूँ, अलग अलग बीमारी का नाम दे दे रहे हैं। हुँ, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मुश्किल से 10th निकली, जब ये 11th में आई, 11th में भी इनके साथ यही होता रहा हुँ, कि चीज़ें महसूस हो रही है। फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने घर वालों को बता दूं। ये सब चलते चलते एक 10th निकल गई, 11th निकल गई, 12th भी निकल गई। 12th में इनके परसेंटेज है 65। इनके घर में कोहराम मचा कि तू क्या पढ़ रही है, हुँ, इस पढ़ाई के साथ तू कौन सी स्ट्रीम लेगी, हुँ, तेरी बहन ने कुछ अच्छा ही तो करा होगा तभी तो नर्सिंग की तरफ जा रही है। इनके घर में बहुत आफत मची, बहुत कुछ हुआ। फिर जब 12th निकल गई तो ये चली गई अपनी नानी के घर पे। हुँ, नानी के घर पे सब गए थे, बड़ी बहन जो थी बस वो रुक गई थी कोचिंग सेंटर में, वहां पर उसे पीजी दिला दिया था। ये अपनी मम्मी के साथ चली गई वहां पर नानी के घर पे। अब जब ये नानी के घर पे जाती है तो वो पुराना किस्म का घर था। हुँ, और नानी की आदत थी सुबह होते ही अलग अलग जगह पे निकल जाना, कि किसी बुजुर्ग औरत के साथ बातचीत कर रही है। तो ऐसे टाइम में क्या होता, मम्मी जो थी वो भी निकल जाती थी। हुँ, तो सुबह जब भी निधि उठती थी, खाना वाना बनाती थी, उस टाइम पे बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इनका जो नीचे वाला चौतरा था वो गीला रहता था। हुँ, इन्होंने क्या करा, उस चौतरे को कुछ टाइम के लिए ऊपर शिफ्ट कर लिया। हुँ, जो छत के ऊपर था वहां पर थोड़ा सा हिस्सा बना लिया, पहले हॉल के आसपास था। तो इन्होंने बताया कि अब यहाँ से मुझे पता चलना शुरू हुआ कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलत हो रहा है। जब ये छत पे खाना बना रही थी, अचानक से ना ऐसा लगा जैसे पीछे कोई ग्रॉल कर रहा है। 2-3 बार इन्होंने इग्नोर करा, और उसके बाद जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो फिर एकदम से ब्लैकआउट हुआ, और उस ब्लैकआउट में इन्हें दिखा कि 7-8 फुट की कोई फीमेल एंटिटी, जिसने राजस्थानी किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, हुँ, और वो इन्हें घसीटती हुई ले गई है। ये वहां पर जिंदा है मरी है इन्हें नहीं पता, ये उन्हें घसीटती ले गई सीढ़ियों से, घसीटती हुई दर 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 घर के बाहर लेके गई है। और घर के बाहर जैसे बदरपुर पड़ा होता है वहां पे गला दबा दिया, और वहां पर उस एंटिटी ने ये बोला कि मैं तेरे को लेके जाऊंगी, अब जिसको बता सकती है बता ले, तेरा जाने का वक्त आ गया है। हुँ, इनकी जब एकदम से होता है ना कि भगवान भगवान भगवान, ना हनुमान जी, ना जय श्री राम, ना महादेव, भगवान भगवान भगवान, आँख खुलती है तो ये अपनी छत पे बेहोश पड़ी है। हुँ, इन्होंने बाहर का एक एक दृश्य देखा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बच्चा कंचे खेल रहा है, जो औरतें हैं सामने आपस में बात कर रही है। जैसे ये बेहोश हो रही थे, बस इन्हें पता है कि ये चिल्लाई बुरी तरीके से, जैसे होता है ना कि कोई एंटिटी आई है, नहीं कुर के बस यूं। उसको सुन के इनके जो बगल वाले घर में जो नानी वगैरह बैठे थे हुँ, वो सारे भाग के आए। उससे पूछा निधि क्या हुआ। निधि ने वहां पर रोना शुरू कर दिया, उसने कुछ नहीं बताया क्योंकि ऐसे टाइम में हालत ही नहीं होती इंसान की वो कुछ बता पाए, रोना शुरू कर दिया। तो वहां पर उनकी जो मम्मी थी वो समझ गई थी कि अभी तक जो चीजें हो रही थी, जिसको हम सोच रहे थे कि कुछ फिजिकली इसके साथ हुँ, प्रॉब्लम है, नहीं, इसके साथ कुछ ना कुछ इशू है, जो चीज समझ में नहीं आ रही।
जब रोते रोते इन्होंने बताना शुरू करा ना कि जब मेरे को वो एक एंटिटी दिखी और मेरे को घसीट के ले गई है, तो मैंने देखा है बगल वाले घर में जो बुआ बैठी है उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं, जो वो बुजुर्ग औरतें बैठी उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। हम्म, तब सबको हैरानी हुई कि ये बंदी बेहोश थी, इसने सब कुछ बाहर का देख कैसे लिया। हम्म, मतलब वो जो एंटिटी आई थी उसने सही में इनकी आत्मा को खींचा, बाहर लेके गई, रौंदती हुई, और सब कुछ इन्होंने देखा है कि वह एंटिटी ले जाने की कोशिश करी थी। घर के कोई देवता थे, भगवान थे, उन्होंने मे भी बचा लिया। हम्म, अब इन्होंने अपने घर पे सब कुछ बता दिया कि इतने सालों से मेरे साथ ये सब कुछ होता आ रहा है, 1-2 सालों से, और अब मेरे को ये चीज़ महसूस हो गई है कि कोई चीज़ मुझे ले जाने की कोशिश कर रही हो। इनकी बड़ी दीदी को पता चला, जो नर्सिंग कर रही थी, वो आई घर पे। भाई उन्होंने बताया निधि ने कि मेरी बहन ने मेरा पूरा सपोर्ट करा कि मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा होता है ना, 1 हफ्ता सब कुछ सही रहा, उस टाइम तक सब कुछ सही था। ये घर पे अकेली थी, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे आ गया था, क्योंकि बारिश रुक गई थी, चौतरा सूख गया था, तो नीचे ये हॉल में थी। हम्म, अब इन्होंने बताया जैसे किचन में मैं कुछ खाना बनाने के लिए वहां पर रेडी हो रही हूँ और सब कुछ तैयारी चल रही है, सब्जियां वगैरह काट रही हूँ। तो जब नीचे वाला हिस्सा बना था, उसकी कुछ ईंटें थी, जो साइड में पत्थर ईंटें रखी हुई थी। हम्म, अब मैं वहां पर खाना बना रही हूँ, प्याज वगैरह काट रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे बैक साइड से फिर दोबारा घुर्राने की आवाज आती है। पहले तो इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मेरी ना, सच बता रही हूँ, अभी भी वो नर्वस थी जब बता रहे थे, कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे देख लूँ। इन्होंने क्या करा, जैसे बैक साइड से आवाज आ रही है, सीधा गेट की तरफ गई। गेट की तरफ जाके बस इन्होंने ये सोचा कि एक बार देखूं, शायद मेरा वहम तो नहीं है। जैसे ही पीछे मुड़ी, 8 फीट की औरत। उस औरत ने क्या करा, जो हम्म, पूरी काली है, राजस्थानी अटायर है, हम्म, उसने सीधा इसको यूं पकड़ा छाती से और सीधा फेंक के मारा है। और फेंक के मारा, ये बंदी जाके लगी है सीधा वहां जो पत्थर पड़े थे, सर लगा है इसका, पीछे सर लगा है। और ये बंदी बस यूं देख पा रही है, जैसे होता है ना चिल्लाने की आवाज आई, एकदम से यूं देख पा रही है। तो इतने में क्या हुआ, वो जो फीमेल एंटिटी थी वो सीधा छाती पे आके हाथ रखती है, और यही बोलती है, अब तेरा जाने का वक्त आ गया है, तेरा जाने का वक्त आ गया है। इसे फिजिकली दिख रही है अब। फिजिकली दिख रही है, इसे धक्का भी मारा है, इसको सर पे चोट भी लगी है, इसकी छाती पे हाथ भी रखा है, और बार बार अब तेरा जाने का वक्त आ गया, अब तेरा जाने का वक्त आ गया। इतने में बस इसकी आंख बंद हुई है। इसकी आंख खुली है तो देख रहे हैं कि जितने भी रिलेटिव्स हैं वो पानी वानी मार रहे हैं इसके ऊपर। ये उठी, इससे पूछा क्या हुआ। ये बस यूं हाथ रखती है, और जैसे देखते हैं पीछे खून। ये बुरी तरीके से चिल्लाना शुरू, रोना शुरू, कि मम्मी वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे दिख रही है, मुझे ले जाएगी। हम्म, इसकी मम्मी बोलती नहीं बेटा, हम तेरे को नहीं जाने देंगे, हम बात करते हैं। फिर जितने भी वहां पे खड़े थे, पता तो चल गया था कि कुछ बहुत तगड़ा इस लड़की के साथ हो रहा है, तो सब आपस में बातचीत करते हैं। तो पता चलता है कि यहाँ पर आसपास कोई मौलाना है, उनके वहां पे लेके चलो जितनी जल्दी हो सकता है। ये खबर भी दीदी तक पहुंच गई, तो दीदी फिर वहां से अगले दिन पहुंची है, तो मौलाना के पास जब लेके गए, हम्म, अब मौलाना बैठ के देख रहे हैं कि है क्या, और उनको समझ नहीं आ रहा। उन्होंने क्या करा, सामने अगरबत्ती जला दी। अगरबत्ती जैसे ही जलाई, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, दायरे से वो एंटिटी बाहर निकल गई। हम्म, अब वहां पर बैठ के बस मौलाना देख रहे, मौलाना को समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। पानी मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो एंटिटी थी बहुत ही शातिर, हम्म, बहुत शातिर। मौलाना ने बोला कि लड़की ड्रामे कर रही है, लड़की के अंदर कुछ भी नहीं है, एक काम कर रहे हैं, इसे उस दिन लेके आ जाओ। अब जैसे मान लो कि उन्हें फ्राइडे को बैठना था, तो ये लोग वेडनेसडे को लेके चले गए, तो उस दिन असर नहीं दिखाया। फिर ये क्या करते हैं, उस दिन जब ये आई, आराम से सोने लग रही है, तो सोते सोते फिर दोबारा एकदम से जैसे आंख खुलती है ना, इसने देखा बगल में कोई है, जैसे ही उठने की कोशिश करे, मुंह पे हाथ रखा उस एंटिटी ने, मुंह पे हाथ रख के सीधा चेस्ट पे हाथ रखा, और फिर दोबारा उसके पास अब मत जाइयो, मत जाइयो, अगर तुझे ये लग रहा है वो तुझे नहीं बचा लेगा, तुझे बचा नहीं पाएगा वो। सीधा चेस्ट पे हाथ रखा और एकदम से पीछे गायब होगी। ये चिल्ला के उठी, मम्मी मम्मी। पहले भी देखा गया था, अभी भी देखा गया, चेस्ट पे बर्निंग मार्क्स थे, जैसे किसी ने सही में हाथ रख हम्म, के, एक जलने जैसा होता है ना, हम्म, वो वाला निशान। अब घर वाले देख के बहुत बुरी तरीके से डर गए। नानी वहां पे देख रही है, मम्मी वहां पे देख रही है, बड़ी बहन आई हुई है, वो भी देख रही है क्या चल रहा है। तो फ्राइडे को ले जाया जाता है। फ्राइडे को जब पानी मारा, तो भाई वो एंटिटी सामने आ गई। हम्म, अब उससे पूछ रहे कौन है, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। पानी मार रहे, नहीं बताऊंगी, नहीं बता रही। अगरबत्ती जला ली, पानी मार लिया, सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, भाई कोई फर्क नहीं। मौलाना ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे बस की नहीं है, किसी अबल दर्जे के पास ले जाओ, ये तो पता नहीं कोई बहुत तगड़ी खतरनाक एंटिटी है। ताबीज तूबीज दे दिए, उसे घर ले गए। अब जब भी उसके सामने कोई आए ना, जैसे किसी बाबा को बुला लिया, किसी मौलाना को बुला लिया, किसी पुरोहित को बुला लिया, उनके सामने बैठ के पता क्या बोल रही है, बस यूं देखे, स्माइल करे। वो वहां से बोल रहे कि जी एक काम करते हैं, सुबह देखते हैं। हम्म, वो अपने घर जा रहे हैं, एक्सीडेंट। एक आधा बंदा इसी चीज में निकल लिया,
कि कोई आ रहा है, देख रहा है, वो बंदी स्माइल कर रही है और रास्ते में जाते जाते इंसान खत्म। जो इतने मतलब तजुर्बे वाले हैं वो लोग भी मर रहे हैं। वो लोग मरने लग रहे हैं। अब जब अगले दिन फोन करते कि जी बाबा जी आए नहीं, जी बाबा जी तो कल रात को आ रहे थे, ऐसे ऐसे उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गए। अगले दिन किसी को बुलाया, वो इंसान नहीं आया, भाई वो आ रहे थे, रास्ते में ऐसे ऐसे कोई ट्रक चढ़ के निकल गया। वो इंसान आ रहा था वॉशरूम करने के लिए, कहीं पर रुका, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, हार्ट फेल हो गया। जब तीन चार चीजें होगी, गाँव में अफवाह उड़ी जाती है। अब गाँव में अफवाह उड़ गई तो कोई देखने भी नहीं आ रहा कि अगला नंबर हमारा लग जाएगा। फिर दोबारा ढूंढा गया कोई, कि कोई मिले कोई मिले कोई मिले। फिर दोबारा एक मौलाना की बात चली कि भाई उन मौलाना के पास लेके जाओ। अब वो मौलाना के पास लेके गए, वो मौलाना बोले भाई मैं अपनी तरफ से देखने की कोशिश करता हूँ। उसने भी अगरबत्ती जलाई। तो क्या हुआ, पहले दिन लेके गए कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन लेके गए कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन जब ये होता ना कि मौलाना एकदम से ये हो जाती है कि सामने क्यों नहीं आ रही, बहुत बन रही थी अपने आप में, सामने आ, पानी मारा दुनिया भर के, उसके एक तो चिमटा मारा सर पे। वो निधि बता रही कि आज तक मेरे ब्लड क्लॉट है यहाँ पे, मैं जब भी हाथ रखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है खून का महसूस होता है कि कुछ लगा है मेरे यहाँ। बोली उसके बाद जब वो तीसरे दिन एंटिटी आई ना, अब देखो उस लड़की ने क्या देखा है। वो बैठी हुई है और सामने खुद को देख पा रही है वो, मतलब उसकी मतलब जो स्पिरिट है वो उसकी बॉडी से निकल चुकी है। मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड से देख पा रही यस, है। उसकी आत्मा गेट पे बैठ के देख रही है और मौलाना बार बार उसे भी देख रहे हैं, मतलब मौलाना भी देख पा रहे हैं कि उस लड़की की आत्मा वहां बैठी है। और फीमेल जो है, जो निधि है, उसके अंदर कोई और ही एंटिटी आ रखी है और वो रो रही है, बिलक रही है, चिल्ला रही है और उसको देख के आजू बाजू वाले डर रहे हैं। तो जो निधि की मम्मी वहां जा रखी थी वो यूं देख रही है और वो फूट फूट के रो रही है। क्यों? क्योंकि निधि का मुंह हो गया लाल, आंखें हो गई काली। और सामने बार बार मौलाना क्या चाहती है, क्यों नहीं जा रही है, 3 दिन से बुला रहा हूं तेरे को, आ जाइए, तू बता तू क्या चाहती है। और वो पता क्या बोली बस, बर्फी खाई थी, बर्फी खाई थी, बर्फी खाई थी, बर्फी खाई थी। एक ही चीज जब आप रिपीटेडली सुनते हो तो आपकी फटती बहुत है, सही बात। आप डरते बहुत हो। अब उसकी मम्मी ने जब ये सुना बर्फी खाई थी, बर्फी खाई थी, उतारा किया है, उतारा किया, बर्फी खाई थी, बर्फी खाई थी, बोल बोल के सीधा बाहर। और बस ये देखा कि जैसे होता निधि एकदम से खिंच के अपनी बॉडी में आई है, कोई चीज बाहर चली गई। और उस टाइम पर जब बाहर थी तब निधि ने देखा कम से कम 10-20 एंटिटीज वहां घूम रही हैं। अब वो जो उतारा करवाने वाले थे उनके साथ थी, इसके साथ थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहां पर मौलाना ने बोला कि मैं एक ताबीज दे रहा हूँ, ये ताबीज दो। और उसने भी ये बोल दिया कि इस टाइम पर आना, इस टाइम पर मैं 3-4 दिन बाद बताऊंगा, ले जाओ इसे। इनके रिलेटिव्स में ना किसी की जॉब लगी थी, सरकारी जॉब थी। तो जैसे मान लो कि मामा मामी थे, दूसरे वाले घर में रह रहे थे, उन्होंने क्या करा, घर में कीर्तन रखवा लिया। निधि आराम से बैठी हुई है कीर्तन में, जैसे होता ना ताबीज है, उसे नहीं पता क्या हुआ, अचानक से बस यूं आंखें बंद हुई है। और जब उसकी आंखें खुली है, बंदी दूसरी मंजिल पे खड़ी थी। और एक बार आंखें बंद हुई है, आंखें खुली है, सीधा धक्का लगा और सीधा घर पे नीचे आके वो कीर्तन वाले सामान पे आके गिरी, भड़ाक देनी। सारे घर वाले भागे आते हैं। उस लड़की की किस्मत बस इतनी अच्छी थी, गद्दों के ऊपर आके गिरी वो दूसरी मंजिल से। उसे उठाया है, जैसे होता ना कि बड़ा ग्रैंड कोई कीर्तन होने वाला था तो लंबे गद्दे रखे हुए थे, वो आके गिरी गद्दे पे और जमीन पे गिरी बेहोश। उसे उठाया, उससे पूछा क्या हुआ। बोले मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरी आंख बंद हुई है, उसके बाद मेरी आंख खुली, मैं यहाँ पे थी, फिर मेरे को धक्का मार दिया, मैं सीधा आके नीचे गिरी हूँ, मुझे नहीं पता। फिर दोबारा उन मौलाना के पास लेके गए। अब जब बताया दिन था उस पे लेके गए। इस ड्यूरेशन में उस लड़की के साथ क्या हो रहा था, कभी भी ना उसके साथ ये वॉमिटिंग होना, चक्कर आ जाने, बर्तन फेंक देना, ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल हो गई थी। वो लड़की ऐसी हो गई थी कि मेरे साथ हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। इस लड़की ने देखो क्या मजे लिए, मौलाना से जाने से पहले जैसे बड़ी बहन आ रखी है, तो बड़ी बहन को बोल रही है बहन तेरे को एक चीज दिखाऊं। एक्चुअली में इनके पापा थोड़े स्ट्रांग थे, तो उन्होंने फोन पे बोला मेरी बेटी इतनी मतलब मजबूत है, ऐसे कैसे डर सकती है। तो वो ना दिल पे एक बात छप गई कि मेरे घर वाले मेरे साथ है तो कोई एंटिटी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। तो अपनी बड़ी बहन को बोल रही है कि देखे एक चीज दिखाऊं, 2 कदम चले छन छन, फिर बोले एक और चीज दिखाऊं, भागे छन 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 छन। तो इसने क्या करा, उस एंटिटी से मजे लेने शुरू कर दिए, उससे खेल खेल के दिखा रही है कि देख छन छन की आवाज सुनाऊं, पूरे बेड के आसपास भाग रहे छन 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 छन। पर इसने पायल पहन नहीं रखी। इसने नहीं पहन रखी, उसकी बहन को और उसका आवाज आ रही है। तो ये अपनी बड़ी वाली बहन बोल भी रही है, नहीं थी मजे मत ले, ये चीजें ठीक नहीं होती, तू तो ऐसी होगी पापा के बोलने के बाद जैसे कोई चीज रही नहीं है। बोलिए देखना मजे दिलाती हूँ, किचन तक भाग के जा रही है छन 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 छन। भाई अब ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है इसने, क्योंकि 10th के बोर्ड से 12th का बोर्ड निकल गया, 2 साल हो गए इन सब चीजों से बीतते हुए, बंदी हैबिचुअल तो हो ही जाती है। अब हुआ क्या, रात को सो रही है, एकदम से खुद ही बता रही है मैं सो रही हूँ, और मुझे जैसे महसूस हुआ कि पता नहीं गाल पे कोई यूं कर रहे हैं,
उठी है एकदम से, सामने काली एंटिटी रख के थप्पड़ दिया, मजे ले रही है, मेरे से मजे लेगी। इसने दिया उसको एंटिटी को? एंटिटी ने इसके अच्छा। थप्पड़ दिया कि बहुत छन छन करना आ रहा है, अपनी बहन का तूने एंटरटेनमेंट बना रखा है, मैं तेरे को मजे में लेने वाली चीज लग रही हूँ, ये बोल के इसका गला दबा दिया। बोली भाई उस दिन के बाद मैंने मजे लेने छोड़ दिए। बोली मैंने सिर्फ उस चीज का वेट करा मैं कब मौलाना के पास जाऊंगी। बोली मौलाना के पास गई हूँ, उसने देखना शुरू करा है, 2 मिनट तो वही हंसता रहा कि आपकी लड़की ने तो इससे मजे लेने शुरू कर दिए, ये तो छन छन करती घर में भागने लग रही है। लेकिन उस उन सब चीजों के बीच में क्या हुआ, जैसे इसका वजन जो था वो बढ़ता जा रहा था, इसका वजन 85 पहुंच गया, 10 डबल सीधा 85। और इसने बताना शुरू करा अक्षय भाई मेरी जो खूबसूरती थी ना वो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल। जैसे मान लो कि मैं एक टाइम पे युवा करता था, खुद को देख के लगता था हाँ मैं स्लिम हूँ, फिट हूँ, मेरे घर में मुझे एक्सरसाइज बताई गई है, मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन योगा करती हूँ। अब मुझे आंख बंद करने से डर लग रहा है कि मतलब मैं कैसे सही होंगी कैसे नहीं होंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मौलाना के पास लेके गए, उन्होंने बोला मैं इलाज करूंगा। वो एक बार बुला रहे हैं, 2 बार बुला रहे, 3 बार बुला रहे, 4 बार, 5 बार, 6 बार। हम 6 बार उनके पास होके आ गए, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वो ताबीज देते और वो ताबीज कभी कैसे खंडित हो जाए, कभी कैसे खंडित हो जाए, कभी मेरे से उतर जाए, कभी खुद खुल जाए, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक कैसे होगा। इन सब चीजों के बीच में बुरे सपने आ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ गया जब बार बार मल्टीपल एंटिटीज दिख रही है, जैसे वो बता रही है कि छठी बार जब मैं वहां पे गई तो फिर दोबारा मेरी बॉडी में से मैं बाहर आ गई हूँ, मुझे दिख रहा है कि 100 प्रेत घूम रहे हैं, 20 मेरे ऊपर बैठे हैं। और इन सब चीजों में एक नई चीज जो मैंने पहली बार सुनी कि वो जो मौलाना थे मेरे ऊपर पानी फेंकते ना सर पे, तो उतना हिस्सा मेरा सफेद हो जाता है। जैसे यहाँ के इतने बाल सफेद हो गए, 4-5 दिन बाद फिर दोबारा ब्लैक हो गए। किसी शरीर पर बूंद पड़ी, वहां से मेरा हिस्सा चल गया, 4-5 दिन बाद फिर नॉर्मल हो गया। तो मुझे ये पता चल रहा था कि जो भी एंटिटी है उसका प्रकोप मेरे ऊपर इतना है कि वो मेरी बॉडी को घर बना चुकी है ऑलरेडी। ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि तू मेरे अंदर रह, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या दिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा। उसके बाद फिर दोबारा ये देखना शुरू करते कि भाई नहीं हो रहा मौलाना से, तो किसी और को देखना शुरू करते। किस्मत से इनके मोहल्ले में एक नया कोई भक्त आया था देखने वाला। और वो देखता कैसे था, वो देखता था जैसे आपके हाथ में फूल, मतलब फूल देगा और फूल लेके आपके ऊपर से वारेगा और फिर देख देख के बताएगा। अब यहाँ पर आके चीजें बहुत इमोशनल हो जाएंगी। इसने बताया कि अक्षय भाई मैं उन इंसान के पास ना पहली बार गई जो भक्त आए थे, उन्होंने ना एक बार फूल उतारा हाथ में देके और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बता दी कि इस लड़की ने बेचारी ने इतना सहा है। मतलब ये लड़की उस एंटिटी से पिटती है, वो इसे मारती है, इसे धक्के देती है, इसको खाना नहीं खाने देती, इसको पूरे दिन कैसे वॉमिटिंग करवाती है। जैसे ये बंदी उबासी के लिए मुंह खोलती है ना, मुंह में हाथ डाल देती है, तो जब गले में हाथ जाता है तो सब कुछ निकलता है। वो लड़की बता रही है कि मैं वहां पर फूट फूट के रोई हूँ कि पहली बार मैं ऐसे इंसान के पास आई हूँ जो मेरे बारे में सच्चाई बता पा रहा है कि मैं कितनी बुरी तरीके से, मतलब इस चीज से, उत्पीड़ना हो रही है हाँ इसकी। कि मैं कितनी बुरी तरीके से पीड़ित हो रखी हूँ इस चीज की। बताया गया कि इसके ऊपर 100 से ज्यादा प्रेत है, 100 से ज्यादा। और प्रेत कैसे आ रहे हैं, जैसे मान लो कि ये किसी दिन कोई एग्जाम दे के आ रही थी, हॉस्पिटल के बाहर से आ रही थी, किसी की मौत हुई वो भी चल के आ गया, कोई मॉर्चरी रूम में बैठा हुआ था वो भी चल के आ गया, कोई पेड़ पे बैठा हुआ था वो भी चल के आ गया। सबने इसका घर बना रखा बस शरीर को। उस वो जो एंटिटी इसके ऊपर छोड़ रखी फीमेल एंटिटी, वो क्या करती थी, इनवाइट करती थी 100 प्रेत। अब उनको हेड कौन कर रही है, वही फीमेल एंटिटी। पर वो फीमेल एंटिटी है कौन, बर्फी। बर्फी खाई थी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ये चीज बार बार रिपीटेडली आ रही है। तो उन्होंने देख के बता दिया साफ साफ जी देखो ऐसा है, फूल देख के बता दिया। और मैं बताता हूँ कितनी पावर थी उस भक्त के पास। वो आया नया था वहां पर शक्ति पूरी थी। उन्होंने बताया डिस्क्रिप्शन में निधि ने कि अक्षय भाई जब मैं वहां गई ना, एक दुर्गा माँ की मतलब मूरत पूरी अच्छी खासी जैसे उन्होंने मंदिर के अंदर बना रखी, उनको इतना प्यारा श्रृंगार दे रखा। मैंने उन्हें देखा, मतलब सारी चीज इतनी हल्की हो गई कि मैं ऐसी हो गई कि उन्होंने पहली बार अपने आप को महसूस करा है इतने टाइम बाद, 2-2.5 साल बाद, कि मैं हूँ। सारा वजन हट गया। मतलब दुर्गा माँ की जो पावर होती है इतनी स्ट्रांग उस भक्त के ऊपर थी। वैष्णो देवी वाली माता, उनकी जो थी कोई एक, मान लो कोई अंश, कोई एक छाव, वो चीज आती थी उन पे। वो फूल देख के बताते थे। उन्होंने देखने बताना शुरू करा आपकी लड़की इतनी पीड़ित हुई है, इतनी पीड़ित हुई है, रात को कोई पैर खींच रहा है, बस एक चीज, कोई फिजिकल नहीं हो रहा लेकिन स्क्रैचेस, निशान, मुंह का हाल बुरा,
शक्ल बाल सब खत्म, पैर खत्म, हाथ खत्म, सब कुछ। 85 जब एक लड़की का वजन आ जाता है तो आप समझ जाओ उसका क्या हाल हो गया होगा। बता रही है, अक्षय भाई मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, अपनी मर्जी से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं खा नहीं रही हूँ, मेरा वजन बढ़े जा रहा है। उन्होंने जो सावन आते हैं, सावन में व्रत रखे तो मूंगफली खा रही है, चाय पी रही है, वजन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। पहली बार जब वो जो फूल देखकर जो बताने वाले आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसके साथ दिक्कत है और 3 उतारे लगेंगे, तीसरा उतारा मैं आपके घर आके करूंगा। पहले दिन बुलाई, 2 दिन बाद उसी दिन फर्क दिख गया। निधि ने बताया कि अक्षय भाई मुझे पहले ही दिन फर्क दिख गया कि मैं आराम से सो पाई, मेरे को किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा। जब दूसरे उतारे में गई, दूसरा उतारा करा, तब वो फीमेल एंटिटी मेरे सपने में आई और मुझे बाल पकड़ के जो घसीटा उसने सपने में, ईंटें मार रही है मुंह पे कि तू मुझे निकलवाएगी, उसके पास जाएगी, तुझे क्या लगता है वो निकाल देगा, तू उसके पास नहीं जाएगी, अपने माँ बाप को बोल वो लेके नहीं जाएंगे। अब इस टाइम पर इनके पापा भी आ गए थे और पापा का आने का रीजन, भाई जब इसके उतारे हो रहे थे ना, वो एंटिटीज इसके पापा के ऊपर पहुंच गई, सऊदी सऊदी में पहुंच गई। और इनके पापा का क्या हुआ, बीपी इतना हाई हो गया कि जब उनके दोस्त उन्हें हॉस्पिटल लेके भागे तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इन्हें रेस्ट की जरूरत है वरना इन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। इनके पापा फ्लाइट करके आए, उन्हें रेस्ट मोड पे डाला कि भाई आप काम नहीं करोगे। अब इसके पापा यहाँ आके ये सब चीजें देख रहे हैं। तो पापा मम्मी जब लेके गए, ये सारी चीजें आई, बहन भी साथ में थी, लेकिन अपने माँ बाप को बोल लेके नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप को बोल लेके नहीं जाएंगे। तीसरी बार जब ये लोग वहां पर लेके गए, उस टाइम पर उस एंटिटी ने वहां पर जो तमाशे करे, माता माता मुझे मत मार, माता मुझे मत मार, पानी मार रहे हैं उसके ऊपर। वो कलश रखते थे बेसिकली माता के सामने, पूरी रात भर रखा रहता था। फिर वो पानी अलग अलग उसमें देते थे उतारे वालों को कि भाई आप ऐसे छिड़क देना, वैसे छिड़क देना जब ये परेशान हो। जैसे ही पानी मारे दुर्गा माँ के सामने, माता मत मार, माता मत मार, मुझे भी भेजा गया है, माता मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। कुछ प्रेत तो पहले वालों ने हटा दिए थे, लेकिन इस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था। अब ये जो बंदा बैठा होता, इसने क्या करा, पानी मार मार के माता का आशीर्वाद था उनपे, उस एंटिटी को जो प्रताड़ित करा, जो प्रताड़ित करा। बता बता, नहीं बता सकती, उसने भोग दिया हुआ है, उसने तामसिक भोग दिया हुआ है, उसने सुअर की जीभ खिला रखी है, उसने इतने मौतें दे रखी है, उसने बलि दे रखी है, ये कर रखा वो कर रखा है। भाई जिसने टोटका करा था ना, उसने क्या बलियों की भेंट चढ़ा रखी थी। वो एंटिटी बोल के ही तैयार नहीं, वो एंटिटी बोल के ही तैयार नहीं। आखिर में भक्त को बोलना पड़ा, दुर्गा माँ अपनी थोड़ी सी शक्ति दिखाओ, नहीं तो ये इस बच्ची को खत्म कर देगी। उस लड़की के पास 4 घंटे थे, ले जाने वाली थी, उसे लेके जाने वाली थी। वहां पर माता की शक्ति कोई आई है, उस एंटिटी को घसीटा है, पीटा है, बोला है बता। अब माता की शक्ति तो ये वाली बात होगी, कोई परछाई भी बहुत बड़ी चीज होती है, कोई भी ये उस भक्त के ऊपर, हाँ, छाया कहते हैं। कि कोई एक, मैं तो 0.0000 पता नहीं कितना माइक्रो परसेंट पे जाऊंगा, वो चीज कोई झलक दिखी, उस एंटिटी ने बोलना शुरू करा। किसने करा? इसकी दादी ने करा, दादी ने? इसकी खुद की दादी ने करा है। अब पूछा क्यों करा है, बताया कि इस लड़की की जो सबसे छोटी वाली बुआ थी, उसका पहला पति किसी डिस्प्यूट के चक्कर में उसे खत्म कर दिया था दुश्मनों ने। उसकी एंटिटी बुआ को तंग करने लगी। उन्होंने क्या करा, उसका उतारा 4 बर्फियों में निकाल दिया, 4 बर्फियों में। और ये अपनी बुआ की दूसरी शादी अटेंड करने गई थी, वहां पे इसकी दादी ने वो बर्फी से खिला दी। और दोनों का नंबर लगा था, इसकी बड़ी बहन का भी नंबर लगा था कि 2 बर्फी ये खाएगी, 2 बर्फी वो क्या खाएगी। तो बोला था बेटा 2 बर्फी बड़ी बहन को दे दियो, 2 बर्फी तू खा लियो। 3 इसने खा ली, कि होता है ना कि मीठा पसंद है। 1 बर्फी बहन के लिए छोड़ दी। अब बहन ने जैसा देखा सफेद बर्फी, वो थोड़ी दिमागदार थी, घर वालों ने बोला भी हुआ था कि डायरेक्ट सारी ऐसे कोई भी घर में लाई चीज खाइयो मत। तो इसने क्या करा, 1 बर्फी जो बड़ी बहन थी उसने फेंक के मारी जमीन पे कि मम्मी ने मना करा ना नहीं खाना। अब इसने डर के मारे नहीं बताया कि मैं 3 खा चुकी हूँ। वो भाई दादी ने सारा उतारा इसके ऊपर कर रखा था। अब उस एंटिटी को बोला गया कि भाई निकलो। अब नेगोशिएशन हो रही है वहां पे कि भाई तेरे को क्या चाहिए। वो बता रहा है मेरे को सिंगार का सामान चाहिए, उसके साथ मेरा ये हो रखा है, वो मेरी बहू भी साथ में आ रखी है। प्रेत नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो उस टाइम पर जो जो चीजें चाहिए थी वो बोली गई, दी गई, उसके बाद वो चीजें हटाई गई। वहां पर इन सब चीजों में क्या हुआ, इसके बाद बताया गया कि इससे पहले बताया था कि अक्षय भाई एक टाइम ऐसा आया था जब ये सारी चीजें चल रही थी ना, जो अलग अलग मौलाना को दिखाई जा रही थी। एक दिन क्या हुआ, इसकी मम्मी ने इसे डांटा होगा कि तेरी वजह से इतना पैसा खर्च हो रहा है, तेरा पढ़ाई में भी ध्यान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं कहाँ से क्या खा खू के आ गई, पता नहीं कहाँ पैर लग गया। जब तक ये नहीं पता था, इसने बताया कि मैं क्या हुआ, मैं अपने छत पे जाके रोने लगी रात को 3:30 बजे। कब गई कुछ नहीं पता, कब रोने लगी वहां जाके। तो इसके चाचा थे साइड में, एक वो होंगे चाचा या मामा कोई, वो पहलवान, वो आगे सुन, वो रोते रोते कि कौन रो रहा है।
मम्मी को जगह है इसकी अपनी बहन को कि कहाँ गई वो, देखो छत पे जाकर रोने लग रही है इसकी मम्मी गई। वही हरियाणवी में जो गाली देते हैं कि कुछ गाली वाली दी उसे कि ये तू यहाँ क्या कर रही है। इसने क्या करा, अपनी माँ की गुद्दी पकड़ी, दीवार पर लगाया, उठा दी 2 इंच ऊपर। तू तू बताएगी मैं क्या कर रही हूँ, तू बताएगी, तू रोकेगी। वो मामा जो पहलवान था वो भाग लिया वहां सीढ़ियों से नीचे। ऐसा में पहलवान पता नहीं कहाँ जाते हैं। उसको फिर वो जो मामी थी वो आई, गंगा जल वगैरह मारा, नीचे लेके गए उसे, वो उठी, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रही थी। एंड में जब सारा उतारा हुआ, उस एंटिटी को निकाला गया, तब उसे पता चला कि उसकी दादी ने सब कुछ करा था भाई। वही जो टोटके वाली रस्म होती है कि जाओ इसे बहा के आओ। फिर सारा सामान दिया, चलते पानी में बहाया गया, सारी चीजें खत्म हुई। लेकिन बेचारी आज भी यही बोलती है, अक्षय भाई 3rd स्टेज फैटी लीवर है, अस्थमा हो रखा है, मेरी हालत अब तो खैर 51 किलो की मैं हो गई हूँ, लेकिन अभी भी बुरे सपने आते हैं, एंटिटीज दिखती हैं क्योंकि खुला द्वार बन चुका है शरीर। धागे दे रखे हैं, सलामती के लिए हमेशा पूजा करती हूँ, दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त बन चुकी हैं। और वो जब भी दुर्गा माँ का नाम लेती है, एंटिटीज अपने आप इधर उधर हो जाती हैं। भाई एक ही चीज़ की तसल्ली है कि माँ जो है इतनी शक्ति रखती है कि चाहे तो घसीट के मारे। सही बात है। वो चीज़ जो इस इंसिडेंट में देखने को मिली है, लेकिन उसने जो निधि ने सफ़र करा है, ये भाई पूरा 1.5 घंटे का मेरे पास इंसिडेंट आया था, जिसमें हो सकता है कि निधि मेरे से बहुत सारी चीज़ें रह गई हो तो उसके लिए माफ़ करना बच्चा। लेकिन जिस तरीके से उसने एक एक चीज़ बताई, उसकी उम्र मेरे ख्याल से 24-26 साल है, उसने एक एक चीज़ मुझे बताई है कि भाई मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि हर इंसान को समझा दो कि कोई अपना नहीं है, माँ बाप भाई बहन के अलावा। भाई बहन भी आज तो मैं ये बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा संभल के रहो। लेकिन मेरी तरफ से आज पूरे रियल इंसिडेंट में भाई आर्यन के पॉडकास्ट में मैं यही बताऊंगा कि भाई बच के रहो, अब बचना तुम्हारे हाथ में। मेरा तो एक ही सवाल है सारी जनता से, अब किसी को बर्फ़ी खानी है? क्योंकि यही समझाते हैं। मैंने खुद ने अक्षय भाई की सारी वीडियोस देखी है और भी काफ़ी सारे हॉरर क्रिएटर्स की देखी है। सबका यही कहना होता है कि मत खाओ मत करो, पता नहीं आप लोग ये चीज़ें सामने आती है तब ये चीज़ें भूल जाते हो या क्या दिमाग में चल रहा होता है। ये चीज़ें आज के तारीख में सबसे मोस्ट कॉमन है और लोग मेरे हिसाब से जो नई जनरेशन है सबसे ज़्यादा लाइटली भी इन्हीं चीज़ों को ले रही है कि टोटके हो रहे हैं उसी को निगलेक्ट करना है, वही खाना है, उन्हीं को पैर मारने हैं। देख लो फिर ऐसे ही होता है यार जीवन में। मैं तो लिटरली निधि के जीवन से, उसकी हिम्मत से सल्यूट कर रहा हूँ कि भाई वो लड़की होके, वैसे तो मैं ऐसा नहीं कहता कि लड़कियां कमज़ोर हैं, बट स्टिल वो जो झेल गई, मेरे हिसाब से मैं एक 6 फीट का मर्द हूँ, मैं भी नहीं झेल पाता। तो सल्यूट है। एंड आई रियली विश कि वो आज सही हो और उसका आगे जीवन बहुत सही जाए। अच्छा, उसने ना एक एक सबूत हमारे पास दिया हुआ है, मैंने हम्म, टेक्निकल टीम को दिया था वो। उसने बताया कि हमारे घर पे पूजा हुई थी एक, जिसमें वो सारा उतारा हुआ था, जबकि मैं बता रहा हूँ जो थे वो घर पे आए थे, माँ के हाँ भक्त जो उसका थे। टाइम जब करना था। हाँ, तो वो मैंने इमेजेस दे दिया एज अ प्रूफ, आप अपनी वीडियो में वो लगाओ। यहाँ पर अटैच कर देंगे फिर हम। गाइस, शुरुआत है चैनल की, पहला पॉडकास्ट निकाला है। मोटिव ही यही था कि आपको कुछ ऐसी सीख देंगे कि जीवन में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। और आई गेस अक्षय भाई आज दोनों कहानी उसी के हिसाब से लाए हैं कि आपको ये सीख मिलेगी कि जीवन में आपको बिल्कुल क्या गलतियां नहीं करनी है। भाई संभल के चलो सारे, पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। नई जनरेशन हो मानते हैं, बट स्टिल तब भी अपनी देवी देवता नहीं छोड़ने चाहिए, अपने माँ बाप नहीं छोड़ने चाहिए। और पूजा पाठ में जितना ध्यान लगाओगे, जितना अपने आप को लीन रखोगे, इन चीज़ों से दूर रहोगे। एंटरटेनमेंट पर्पज से सुनते हो, बहुत अच्छी बात है कि जितना इस चीज़ पर बिलीव नहीं करोगे उतना ही चीज़ें आपको हॉन्ट नहीं करेंगी। बट फिर भी अपने कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलो कि चीज़ें होती हैं, संभल के चलना है हमें। और देखते रहें, चैनल को बहुत प्यार दें, भर भर के कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये पहली वीडियो है, लाइक करें। और मैं तो कहूँगा अक्षय भाई की जितनी भी जनता है वो भी इस चैनल को प्यार करे। और आगे भी मैं ऐसे पॉडकास्ट लाता रहूँगा, कोशिश यही करता रहूँगा कि कुछ नई नई चीज़ें ऐसी आएँ जिसके साथ आपको एंटरटेनमेंट तो हो रहा है पर कुछ सीख भी मिलती रहे। तो यार अक्षय भाई कैसा लगा आज आपको, ये पहला पॉडकास्ट है चैनल का? भाई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं तो इंटरप्शन होता है, चीज़ें होती है, लेकिन बहुत ध्यान से सुना गया। और मैं भी यही चाहूँगा कि आप वो होस्ट बनो जो ध्यान से सुनो, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस पे कमेंट आ जाते हैं, अक्षय भाई ऐसा बोल देते, वैसा बोल देते, रोस्ट कर देते हैं। पर मैं भी वो क्वेश्चन पूछता हूँ जो जनता मुझसे पूछना बिल्कुल। चाहती है। इसके बाद यही बोलूँगा कि मेरी जो जनता है जो यहाँ तक आ गई है, आर्यन भाई के पॉडकास्ट के चैनल को बतेरा प्यार दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो भाई, अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा आऊँगा। मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है डिस्क्रिप्शन में अटैच है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके।
फिर दोबारा आएंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो इस चैनल पे, और ऐसा कंटेंट लाएंगे जो दोबारा कहीं पर और आपने सुना ही नहीं होगा। तो मैंने जैसा भाई को कमिटमेंट दिया था वैसा मैं लेके आया हूँ, बाकी आप जैसा चाहोगे वैसा आपसे ही बने। आप ही हमें बना रहे हो, आप ही भाई को बनाओगे। मेरी जनता सब्सक्राइब करे जितना ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू अक्षय भाई इतनी विशेज़ के लिए। और जैसे भाई ने इतना प्रमोशन मेरे चैनल का कर दिया है, मैं सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल हूँ। स्पॉटिफाई पे भाई को ही सुने, वही ट्रेंडिंग में रहते हैं। हम खुद भी सुनते हैं, टॉप 10 में रहते हैं हमारे भाई। मैं तो कह रहा हूँ टॉप 3 में आने चाहिए भाई बहुत जल्दी। स्पॉटिफाई पे चलते फिरते हर जगह सुने। बाकी एक्सक्लूसिव कंटेंट जो भाई के यूट्यूब चैनल पे मिलता है, और ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट वो हमारे चैनल पे लेके आते हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ। आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।